गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आवाज जा रही है मेरी आप सभी तक? कंफर्म करें, आवाज आ रही है तो बताएं। आवाज पहुंच रही है? बहुत से। आई होप आप सभी का एग्जाम के लिए जो तैयारी चल रही है बहुत अच्छी चल रही होगी। तो अब हम लोग अन अकेडमी के एक प्लेटफॉर्म यूट्यूब पे जुड़ने जा रहे हैं जिसमें पूरा बीएमसी बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन हम लोग कवर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्रैक गेट एंड ईएससी विथ इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज अन अकेडमी। आज हम लोग स्टडी करेंगे बीएमसी में क्या क्या पढ़ना है और कौन से टॉपिक से स्टार्ट करना है। तो उसमें सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मेरे बारे में जान लीजिए। माय नेम इज रवि कुमार राव, योर सिविल इंजीनियरिंग एजुकेटर। आई हैव मोर देन 5 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस इन ईएससी गेट एसएससी जेई और मैं 120 से ज़्यादा बैचेस कवर कर चुका हूँ पूरे ऑल इंडिया में। कई सारे कोचिंग में भी फ्रीलांसर के तौर पे भी पढ़ाता हूँ, तो बहुत सारे बैचेस मैंने पढ़ा रखे हैं, उसका एक्सपीरियंस है मेरे पास। और मैंने गेट क्वालिफाई किया, एसएससी जे क्वालिफाई किया। नेक्स्ट, अगर आपको अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है तो इसके लिए आप प्ले स्टोर पे जाइए, सिंपल अन अकेडमी लर्निंग ऐप आप सर्च करेंगे, वहां से मिलेगा आपको, वहां से इंस्टॉल करना है। और फिर फर्दर आप जितने भी कोर्सेज, जो भी सारे कोर्सेज अवेलेबल है, जिस कोर्स को आप ज्वाइन करना चाहते हैं उस पर कोर्स को सेलेक्ट करके आप ज्वाइन करके स्टडी कर सकते हैं वहां पे। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। वेलकम सर अन अकेडमी। हाँ, अन अकेडमी पे ज्वाइन कर लिया मैंने। थैंक यू, थैंक यू। यू आर द बेस्ट इंटरप्रेटर सर। ठीक है। अगर आप अन अकेडमी ज्वाइन करते हैं तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे? देखिए, यहाँ पे सबसे पहली चीज आपको मिलेगी डेली लाइव क्लासेस। डेली आपको लाइव क्लासेस मिलेगा प्रॉपर तरीके से। हर एक कोर्स के हिसाब से उसकी टाइमिंग फिक्स कर दी गई है, उसके बेसिस पे आप क्लास अटेंड कर सकते हैं, अपने डाउट पूछ सकते हैं, वहाँ टीचर से इंटरेक्ट कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। तो अभी क्या है ना, अन अकेडमी एक एजुकेशन सिस्टम को बदल रहा है, ऑनलाइन आ रहा है। और ऑनलाइन में भी केवल ऐसा नहीं है कि केवल पढ़ा दिए चले गए, कोई भी प्रॉब्लम हो वो सारे प्रॉब्लम क्लियर कर रहा है, यहाँ पे डाउट्स क्लियर कर रहा है। अगर आप डेली लाइव क्लासेस के थ्रू, आप अन अकेडमी के थ्रू जोड़ रहे हैं तो डेली लाइव क्लासेस मिलेंगे आपको। सेकंड क्या मिलेगा? स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलेंगे। जो भी कोर्स आप ज्वाइन करना चाहते हैं उसके बेसिस पे प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज बनाए गए हैं। जैसे यूपीपीएससी ए ज्वाइन करना है आपको, या फिर गेट, या फिर ईएससी, एसएससी जेई, हर एक एग्जाम के लिए प्रॉपर तरीके से कोर्स बनाए गए हैं, सब्जेक्ट दिए गए हैं, और उससे एक बढ़िया टीचर, हाईली क्वालिफाइड टीचर के द्वारा पढ़ाया गया, वहां से आप ज्वाइन करेंगे तो आपको ये फायदा मिलेगा। नेक्स्ट क्या है? लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। आपको हमेशा अगर अन अकेडमी ज्वाइन करते हैं तो आपको टेस्ट देने का मौका मिलेगा, जिससे आप अपने आप को परख सकोगे, जांच सकोगे कि मेरे अंदर कहाँ से कमी है, और फिर उस कमी को दूर करोगे। और कोई भी एग्जाम हो, मेरा तो यही मानना है, कोई भी एग्जाम हो अगर आप तैयारी करते हैं तो आपके लिए टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि उससे आपकी कमी पता चलती है, और उस कमी को दूर करने के लिए उस टॉपिक पे, उस प्रॉपर सब्जेक्ट पे आप फोकस करते हो और वो कभी दूर होती है, तब फिर आपका एग्जाम निकलता है। तो टेस्ट तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई भी एग्जाम। नेक्स्ट है अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिलेगा। अगर आप अनअकैडमी ज्वाइन करते हैं तो आप कभी भी किसी भी वीडियो को डाउनलोड करके या बाद में या उसी टाइम कभी भी देख सकते हो, और कितनी बार भी देख सकते हो। ये फायदा है अनअकैडमी में, अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा। यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, जैसे गेट एंड ईएससी, सिविल इंजीनियरिंग, इसमें बहुत सारे हैं, हर एक ब्रांच का प्रॉपर कोर्स बनाया गया है। जैसे सिविल इंजीनियरिंग का आप देख सकते हैं 7 कोर्सेज आर अवेलेबल। अब अगर आप ज्वाइन करते हैं अन अकेडमी 12 मंथ्स का, अगर आप ज्वाइन करते हैं गेट
ईएससी के लिए अगर बात करूं मैं तो यहाँ पे अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपकी फीस जो होती है 1 ईयर का 25,000 है। अगर आप मेरा कोड लगाते हैं और कोड लगा के बाई करते हैं, इसको रवि राव मेरा कोड है, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और यही आपको कितने का पड़ जाएगा, 22,500। तो कोई भी अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरा कोड अप्लाई कर सकते हैं। आप अपने दोस्तों से भी बोलिए, जो भी ज्वाइन करना चाहे वो मेरा कोड अप्लाई कर सकते हैं, 10% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर यही कोर्स आप 12 मंथ्स की बजाय 24 मंथ्स का लेते हैं तो आपको ये पड़ेगा 30,000, यानी 5,000 से बड़ा है। अगर आप टेन्योर डबल कर रहे हैं तो यहाँ पे भी अगर आप मेरा कोड अप्लाई करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा और यही पड़ेगा आपको कितना, 27,000 का। ये एडवांटेज है यहाँ पे। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, आप सब लोग बहुत जो भी तारीफ कर रहे हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आई होप सबका तैयारी अच्छे से चल रहा होगा। एग्जाम आने वाला है एसएससी जेई का, यूपीपीएससी ए का, गेट का, ईएससी का। सबसे पहली चीज ये गेट एंड ईएससी के लिए है, लेकिन जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ हर एक एग्जाम के लिए कवर होगा। ऐसा नहीं है कि केवल गेट एंड ईएससी के लिए। ये एसएससी जेई, उसके बाद से यूपीपीएससी ए या स्टेट का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, या फिर गेट या फिर ईएससी, हर एक एग्जाम को कवर करते हुए हम लोग चलेंगे यहाँ पे। ठीक है, आप बोलते हैं एग्जाम अलग अलग है, चीजें वही आती है, टॉपिक तो वही है, कुछ अलग तो है नहीं। उसी टॉपिक में से क्वेश्चन आते हैं। तो जब हम ऑफलाइन भी क्लास ले रहे हैं तो आपको पता होगा, तो कराते तो बोलते हैं कि ऐसे के क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, आप ट्राई करें। तो यहाँ पे हर एक चीज कवर करते हुए चलेंगे, तो हर एक एग्जाम कवर करते हुए चलेंगे। ऐसा नहीं है कि केवल गेट एंड ईएससी के लिए। ये एसएससी जेई, यूपीपीएससी ए, गेट, ईएससी, कोई भी स्टेट का एग्जाम, हर एक एग्जाम के लिए पूरा। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में क्या क्या है, सीमेंट, कंक्रीट, एग्रीगेट, ब्रिक, टिम्बर, मोटार। हालांकि मोटार जो है हम लोग ब्रिक में पढ़ सकते हैं, ब्रिक मेसोनरी अलग से पढ़ सकते हैं या फिर उसी चैप्टर में पढ़ सकते हैं। लाइम, स्टोन और कुछ मटेरियल हैं जो अलग से पढ़ने होंगे हमें मिसलेनियस में। मान लीजिए ग्लास, प्लास्टिक, स्टील, एल्युमिनियम, फ्लाई ऐश, ये बहुत सारे हैं जो हम लोग कवर करेंगे इसके। तो ये जो टॉपिक है बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन में, सबसे पहले जो हम लोग स्टार्ट करेंगे सीमेंट स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एग्जाम में कितना आता है क्वेश्चन। अगर मैं एक जनरल आइडिया, फिर से वही बात हो गई कि कितना भी क्वेश्चन आए, कितने भी नंबर का है, आपको पढ़ना पूरा है। चाहे 1 नंबर का बीएमसी से आए तब भी आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, चाहे 25 नंबर का है तब भी आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। कोई भी सब्जेक्ट आप छोड़ नहीं सकते हैं कि इसमें से कम आता है तो इसको छोड़ दिया, इसमें ज्यादा जाता है तो उसको कवर किया, ऐसा नहीं। फिर भी मैं आपको एक जनरल आइडिया दे देगा। सबसे पहले अगर बात करेंगे, मैं हर कोशिश करूंगा हर एक एग्जाम को कवर करने की। जैसे मैं एसएससी जेई की बात करूं यहाँ पे, तो बीएमसी से 25 क्वेश्चन एवरेज पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। अगर आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अगर आप देख सकते हैं, कभी कभी किसी किसी पेपर में 30 क्वेश्चन भी आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव की अगर बात करें। दूसरी बात, अगर आप गेट में देखेंगे तो गेट में पहले नहीं था इस सिलेबस में, बाद में ये जुड़ गया। आपको 2 क्वेश्चन मिल सकते हैं, 3 क्वेश्चन मिल सकते हैं, इस तरीके से गेट में भी आप देख सकते हैं। तो 2 क्वेश्चन मान के चल रहा है हम लोग। ईएससी में अगर आप बात करेंगे, ईएससी में बहुत ज्यादा पूछा जाता है यहाँ से, और अगर मैं एवरेज लूं तो 15 से 20 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा बीएमसी से। केवल 15, आप बीएमसी से ही केवल देखेंगे तो 15 से 20 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। प्री की बात कर रहा हूं मैं, ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा हूं। अगर मैं बात करूं यहीं पे ऑब्जेक्टिव के बाद, अगर कन्वेंशनल की बात करूं, ईएससी का अगर मैं मेन लूं अगर यहाँ पे, तो कन्वेंशनल में भी अगर आप देखेंगे तो 15 से 20 नंबर का, मार्क्स का आपको क्वेश्चन मिल जाएगा मेंस में भी, जो थ्योरी लिखने के लिए आती है उसमें। अभी एसएससी जेई में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी 30 मार्क्स तक का कन्वेंशनल में आपको मिल जाएगा, ये यहाँ से बीएमसी से अगर आप देखेंगे। तो एक जनरल आइडिया मैंने आपको दे दिया कि बीएमसी से कितने नंबर का आता है। हालांकि फिर मैं बोल रहा हूँ कितने भी नंबर का है, पढ़ना तो आपको पूरा पड़ेगा। हम लोग एकदम स्टार्टिंग से चल रहे हैं प्रॉपर तरीके से कवर करते हुए। तो पहले आपको एक जनरल आइडिया दे दिया मैंने कि बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन में क्या क्या पढ़ना है, कितने नंबर का आता है, एक आइडिया मिल गया आपको, सिलेबस का आइडिया मिल गया। और इसमें सबसे पहले हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे
सबसे पहले जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम लोग सीमेंट स्टार्ट करेंगे। कई लोगों का बोलना होता है कि बिल्डिंग मटेरियल जब आप स्टार्ट करते हैं तो मटेरियल के बारे में जब आप पढ़ने जाते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट जो मटेरियल है, हालांकि देखा जाए तो वो स्टोन होता है। क्योंकि मैक्सिमम मटेरियल जो बनाए जाते हैं वो किससे बनाए जाते हैं? स्टोन से बनाए जाते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे लूं, सीमेंट की बात करूंगा अगर, तो सीमेंट अगर आप देखेंगे तो किससे बनाया जाता है? स्टोन से बनाया जाता है। कौन कौन से स्टोन होते हैं? कैल्सेरियस, आर्गिलेशियस, रॉक होते हैं। फिर अगर बात करें हम लोग, मैक्सिमम मटेरियल बोल रहा हूँ, सारे मटेरियल नहीं बोल रहा हूँ। एग्रीगेट एक तरीके से किसका फॉर्म है? स्टोन या रॉक का ही फॉर्म है। लाइम किससे बनता है? स्टोन से ही बनता है, रॉक से ही बनता है। ब्रिक किससे बनता है? रॉक से ही बनता है। रॉक मतलब एक मिट्टी हो गई। तो मैक्सिमम जो मटेरियल बनते हैं वो रॉक से ही बनते हैं, स्टोन से ही बनते हैं, इसलिए स्टोन को पहले पढ़ना जरूरी होता है हमारे लिए। लेकिन अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो स्टोन से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं और बहुत छोटा टॉपिक है, इसलिए मैं इसको बाद में कवर करता हूँ। और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं उसको पहले कवर करते हैं हम लोग, जो बड़ा टॉपिक भी है। जैसे सीमेंट हो गया, कंक्रीट हो गया, इसको पहले कवर करेंगे। बड़ा टॉपिक भी है, इंपॉर्टेंट भी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसको कवर कर लेंगे, फिर बाकी छोटे छोटे चैप्टर हम लोग आसानी से कवर कर सकते हैं। ठीक, अब बात करेंगे सीमेंट। अब सीमेंट हम लोग स्टार्ट करेंगे। कमेंट्स ले लेता हूं थोड़ा, शेयर कर दीजिए सारे लोग। बहुत सही, सभी का धन्यवाद। और डेली मैं 8 से 10 आऊंगा, डेली इसी टाइम पे आऊंगा। जो भी आगे कंटिन्यू करना चाहता है, बीएमसी को आगे कैरी करना चाहता है, ये पूरा का पूरा डेली 8 से 10 क्लास रहेगा। जितने दिन, 20 दिन शायद लगेगा, 40 घंटे में खत्म हो जाना चाहिए। तो 20 दिन लगातार हम लोग क्लास लेंगे, कोई छुट्टी नहीं, और इस बीएमसी को खत्म करेंगे। और फिर आगे जो भी एग्जाम है आप उसके लिए प्रिपेयर करके दे सकते हैं एग्जाम। ठीक है, हेलो हेलो। तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग टॉपिक सीमेंट। देखिए सीमेंट जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, अब ये सीमेंट अगर आप देखेंगे तो इसका नाम जो होता है पोर्टलैंड सीमेंट। पहले इसका नाम ये रखा गया, या फिर आप इसे क्या बोल सकते हैं, बाद में इसका नाम रखा गया ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, जो मार्केट में अवेलेबल। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक है, सीमेंट नाम से पहले स्टार्ट करते हैं, फिर समझेंगे कि पोर्टलैंड सीमेंट क्यों नाम रखा गया, या फिर अभी किस नाम से जानते हैं, वो बात की कहानी। सीमेंट है क्या? सीमेंट एक बाइंडिंग मटेरियल जो कि जोड़ने का काम करता है। बाइंडिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन में बाइंडिंग मटेरियल सबसे अहम रोल प्ले करता है, सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि कोई भी स्ट्रक्चर अगर आप बनाने जा रहे हैं तो उसके लिए सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो मटेरियल होता है कंक्रीट होता है। और कंक्रीट जब आप प्रिपेयर करते हैं, कंक्रीट में क्या क्या होता है पहले के आपको बता दूं मैं। कंक्रीट में सीमेंट होता है, वाटर होता है, कोर्स एग्रीगेट होता है, फाइन एग्रीगेट होता है, और कभी कभी एडमिक्सचर मिलाते हैं। ये कंक्रीट जब आप यूज करते हैं, सबसे ज्यादा यूज हो रहा है आजकल जितने भी स्ट्रक्चर आप देखेंगे, तो उसमें आप सीमेंट यूज करते हैं बाइंडिंग मटेरियल के तौर पर। अगर आप ब्रिक की कोई वॉल बना रहे हैं तो उसमें मोटार जो यूज किया जाता है ब्रिक को जोड़ने के लिए, और उस मोटार में बाइंडिंग मटेरियल के तौर पे क्या यूज करते हैं? सीमेंट यूज करते हैं। तो जो भी स्ट्रक्चर बना रहे हैं आप, उसमें बाइंडिंग मटेरियल के तौर पे सीमेंट सबसे ज्यादा यूज किया जा रहा है आज। पहले लाइम भी यूज होता था। लाइम को क्यों हटाया गया, इसकी कहानी बाद में समझेंगे हम लोग। यानी ऑब्वियस सी बात है, लाइम में कुछ कमियां रही होंगी। चूना, लाइम में कुछ चूना, लाइम में कुछ कमियां रही होंगी, इसलिए उसको हटाया गया और सीमेंट को लाया गया। तो पहले तो फंक्शन समझना जरूरी है हमें सीमेंट का, फिर समझ में आएगा कि लाइम में क्या था जो हटा के फिर सीमेंट को लाया गया। तो सीमेंट एक बाइंडिंग मटेरियल है, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, सीमेंट इज अ बाइंडिंग मटेरियल विच हैज कोहेसिव एंड एडहेसिव प्रॉपर्टीज। अब कोहेसिव और एडहेसिव का मतलब क्या? बहुत सिंपल सा लाइन। कोहेसिव सेम कैरेक्टरिस्टिक्स वाले पार्टिकल को कंबाइन करने का काम करता है, एडहेसिव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स वाले पार्टिकल को कंबाइन करने का काम करता है। यानी सीमेंट ऐसा बाइंडिंग मटेरियल है जो सीमेंट को भी जोड़ता है और एग्रीगेट को भी जोड़ता है। यानी एडहेसिव प्रॉपर्टी भी है, कोहेसिव प्रॉपर्टी है, दोनों प्रॉपर्टी है इसके अंदर। एक सिंपल सी डिफिनीशन। अब इस सब सीमेंट को यूज करने जा रहे हैं हम लोग,
तो कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनके बारे में जानना जरूरी है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो पहले प्रॉपर्टीज को डील करते हैं, फिर हम लोग सीमेंट की हिस्ट्री समझेंगे, मैन्युफैक्चरिंग समझेंगे, टेस्ट समझेंगे, टाइप्स ऑफ सीमेंट समझेंगे। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज पे ध्यान देते हैं। जो भी सीमेंट आपको मार्केट में मिलता है बैग के फॉर्म में मिलता है, मार्केट के फॉर्म में मिलता है, मार्केट में बैग के फॉर्म में मिलता है। तो वो बैग जो आता है उसका मास कितना होता है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, मास ऑफ वन बैग सीमेंट कितना लिया जाता है, 50 kg। ऐसा नहीं है कि मार्केट में केवल 50 kg में ही है, अगर आप चाहेंगे तो 25 kg में मिल सकता है, आप चाहेंगे तो 200 kg में भी पैक होता है, उसमें भी मिल सकता है। लेकिन मैक्सिमम जगहों पे जो आप यूज करते हो सीमेंट, वो उसको अगर आप देखेंगे तो उसका मास कितना लिया जाता है, 50 kg। आप बाजार से खरीदने जाएंगे तो 50 kg ही मिलेगा। यानी मास ऑफ वन बैग सीमेंट स्टैंडर्ड जो वैल्यू है हम लोग 50 kg एज्यूम करके चलते हैं, मान के चलते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी जो सीमेंट आप यूज कर रहे हैं उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी ली जाती है, 3.15। स्पेसिफिक ग्रेविटी 3.15 ली जाती है। तीसरी प्रॉपर्टी बल्क डेंसिटी ऑफ सीमेंट कितना लिया जाता है, 1440 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अभी यहाँ पे थोड़ी सी एक छोटी सी बात है, वो समझने के लिए जरूरी है आपके लिए। जैसे अगर आप बल्क डेंसिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए बल्क डेंसिटी का मतलब क्या हुआ, अगर सीमेंट को कहीं रखा जाए, मान लीजिए एक रूम में रखा जाए, उसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है अगर, तो उसमें कितना मास ऑफ सीमेंट आ सकता है। तो यहाँ पे बल्क डेंसिटी जो दी गई है इसके हिसाब से अगर बात किया जाए, 1 मीटर क्यूब जगह में कितना सीमेंट आएगा, 1440 किलोग्राम। ठीक है, ये स्टैंडर्ड वैल्यू। लेकिन अगर आप उसी सीमेंट को उसी वॉल्यूम में यानी उसी रूम में लूज कंडीशन में रखोगे, अगर आप यानी उसे कॉम्पैक्ट नहीं करोगे, तो अगर पार्टिकल लूज कंडीशन में रहेंगे तो इसकी वैल्यू कम हो जाती है, और ये कितनी हो जाती है, 1120 किलोग्राम पर मीटर। इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1120 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। लेकिन अगर इसी सीमेंट को आप डेंस करके रखोगे, यानी उसी वॉल्यूम में सीमेंट को कॉम्पैक्ट करके रख रहे हो आप, तो इसकी वैल्यू ऑब्वियस सी बात है ज्यादा आएगी, और वो कितनी आती है, 1602 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो अगर आप सीमेंट को लूज कंडीशन में रख रहे हो तो 1120 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, डेंस कंडीशन में रख रहे हो तो 1602 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। लेकिन हम लोग जो मान के चलते हैं कि 1440 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, न तो वो लूज कंडीशन में है, न डेंस कंडीशन में है, एक मॉडरेट कंडीशन में, यानी पूरा कॉम्पैक्ट करके भी नहीं रख रहे हैं और एकदम लूज करके भी नहीं रख रहे हैं। तो इसलिए हम लोग इसकी वैल्यू कितनी मान के चलते हैं, 1440 किलोग्राम पर मीटर क्यूब लेके चलते हैं। ठीक, अब ये जो सीमेंट की प्रॉपर्टी है, अभी ग्रेड पे आएंगे हम लोग, अभी एक सिंपल सीमेंट की बात कर रहे हैं प्रदीप जी। तो अभी सिंपल सीमेंट की बात कर रहे हैं, तो इसलिए अभी ग्रेड की बात नहीं छेड़ रहा हूं मैं, थोड़ा सा इसको समझते हैं फिर ग्रेड पे बात करेंगे हम लोग। तो बल्क डेंसिटी हम लोग 1440 किलोग्राम पर मीटर क्यूब स्टैंडर्ड वैल्यू मान के चलते हैं। अब इन्हीं प्रॉपर्टीज के बेसिस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, छोटे मोटे एग्जाम में भी देखेंगे, बड़े एग्जाम में भी आता है, गेट ईएससी में भी पूछा गया है। वॉल्यूम ऑफ वन बैग सीमेंट, अगर सीमेंट जो ले रहे हैं जिसमें आपने बोला कि एक बैग का मास हम लोग कितना मान के चलते हैं, 50 kg, तो उसका वॉल्यूम आपसे पूछा गया। तो ठीक है, अगर 50 kg मास है तो इसका वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लीजिए, और इसके लिए बहुत छोटा सा एक फॉर्मूला आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, तो सबको पता है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। यहां से अगर आप इस सीमेंट का वॉल्यूम निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी। अब किसका आपको वॉल्यूम निकालना है, वन बैग सीमेंट का। तो वन बैग सीमेंट का मास कितना है, 50 kg, और इसकी डेंसिटी कितनी है, 1440 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यहां से केजी कैंसिल, आप डिवाइड कर देंगे, आपको जो वैल्यू निकल के आएगा यहाँ पे 0.0347 मीटर क्यूब, 0.0347 मीटर क्यूब। ठीक है, सतीश को याद हो गया है।
और आप सबको याद रखना है, जिन्हें नहीं याद है उन्हें याद रखना है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। वॉल्यूम ऑफ वन बैग सीमेंट कितना होगा? 0.0347 मीटर क्यूब। क्योंकि आप एग्जाम में डिवाइड नहीं कर पाएंगे, इतना समय आपके पास नहीं रहेगा, तो इसे याद रखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। अब इसी को मीटर क्यूब में वॉल्यूम आ गया, लेकिन वॉल्यूम लीटर में भी पूछ सकता है, और ऑब्वियस सी बात है लीटर भी किसका, एक वॉल्यूम का ही तो यूनिट है। तो अगर इसको लीटर में कन्वर्ट करना होगा हमें, तो कितना हो जाएगा? 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर होता है? 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। और अगर 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है, तो इस मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा? 34.7 लीटर। और इसी को अगर अप्रोक्सीमेट इंटीजर में लिखेंगे तो कितना बोल सकते हैं? 35 लीटर। देखिए, वन बैग सीमेंट को हम लोग 0.0347 मीटर क्यूब वॉल्यूम के टर्म में, या फिर इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? 35 लीटर भी बोल सकते हैं। अब कई लोग इसे थोड़ा सा गलत समझ लेते हैं कि 35 लीटर पानी बोला जा रहा है। ऐसा नहीं है, लीटर में भले है लेकिन ये वॉल्यूम का यूनिट है, कई लोग जानते भी होंगे। तो वन बैग सीमेंट का जो वॉल्यूम है उसको 35 लीटर बोला जा रहा है, या 0.0347 मीटर क्यूब बोला जा रहा है। ठीक, बहुत सही सतीश। अब हम लोग बात करें इसमें, 35 लीटर आ गया वॉल्यूम। अब इसी में एक छोटा सा और, इसी क्वेश्चन को थोड़ा अलग तरीके से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि अगर आपको 1 मीटर क्यूब सीमेंट चाहिए, मान लीजिए 1 मीटर क्यूब सीमेंट रखना है आपको, तो कितने बैग लगेंगे? बैग्स पूछा जा सकता है आपसे। अगर टोटल 1 मीटर क्यूब सीमेंट रखना है आपको किसी जगह पे, तो उसके लिए कितने बैग्स की रिक्वायरमेंट होगी, जिसमें एक बैग का मास हमने 50 kg बता दिया है, या फिर 0.0347 मीटर क्यूब बता दिया। तो ऐसे कितने बैग की जरूरत पड़ेगी 1 मीटर क्यूब सीमेंट के लिए? याद होगा कईयों को, नहीं याद है तो भी देख लेते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको। अब आपको टोटल 1 मीटर क्यूब सीमेंट चाहिए। 1 मीटर क्यूब सीमेंट में कितने बैग लगेंगे, तो उसमें एक बैग के वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए, एक बैग के वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए, और यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो आपको क्या निकल के आएगा? 28.8 बैग्स आएगा। यानी 1 मीटर क्यूब सीमेंट में आपको कितने बैग चाहिए होंगे? 28.8 बैग्स चाहिए होंगे। और इसी को अगर आप इंटीजर में लिखेंगे तो कितना लिख सकते हैं? 29 बैग्स लिख सकते हैं। देखिए, एक्यूरेट आंसर जो हुआ वो 28.8 बैग्स हुए 1 मीटर क्यूब सीमेंट के लिए। लेकिन अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो रिंकू जी ने बताया 30 बैग्स। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कई बार पूछा गया है तो उसमें ऑप्शन होता है 10, 20, 30, 40। तो नियरेस्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा आपका? 30। तो इसलिए 30 बैग्स याद कर लेते हैं। ठीक है, वहां पे 30 बैग्स सही हो गया, लेकिन जो प्रॉपर आंसर होगा 28.8 बैग्स या फिर 29 बैग्स आप यहाँ पे बोल सकते हैं। अच्छा, इसी में अगर मैं आपसे बोलूं, थोड़ा सा क्वेश्चन को और चेंज करूं मैं, कि मान लीजिए एक यूनिट जो बोला गया है यहाँ पे, एक यूनिट ले लेते हैं हम, कोई भी यूनिट, यानी कोई एक बैग ले लीजिए, बाल्टी ले लीजिए, ग्लास ले लीजिए, कुछ भी एक ले लीजिए, और उसका वॉल्यूम अगर मैं आपसे बोल दूं 0.0347 मीटर क्यूब है, तो क्या आप इसका मास निकाल लेंगे? जो पहला क्वेश्चन आपने किया था तो वही तो था, लेकिन उसमें उल्टा था, मास दिया था वॉल्यूम निकालना था, यहाँ पे वॉल्यूम दिया है मास निकालना, तो क्या निकल नहीं जाएगा? और ये निकल के कितना आएगा? 50 kg। तो ऐसे ही एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि एक यूनिट दिया गया है जिसका वॉल्यूम है 0.0347 मीटर क्यूब, मास नहीं दिया था, तो मास हमने निकाल लिया बहुत आसानी से, आप देख सकते हैं सामने। तो 50 kg आ गया मास। अब हमसे पूछा जा रहा था कि 1 टन सीमेंट में कितने यूनिट लगेंगे? 1 टन सीमेंट का मतलब कितना हुआ? 1000 kg हुआ। अब 1000 kg अगर हुआ, 1 टन सीमेंट अगर बात करेंगे तो कितना हुआ? 1000 kg हुआ। अब 1000 kg में कितना यूनिट लगेगा, तो एक यूनिट के मास से डिवाइड कर दीजिए, और एक यूनिट का मास कितना है? 50 kg है। केजी केजी कैंसिल, 50 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 20 यूनिट्स लगेगा। आसान सा क्वेश्चन पूछा गया। तो इस तरीके से जो प्रॉपर्टीज के बेसिस पे है कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे।
अभी मैंने सीमेंट की एक सिंपल सी डिफिनेशन बताई और प्रॉपर्टीज बताई, 3 प्रॉपर्टीज के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन दिखा दिए आपको। अब मैं सीमेंट को प्रॉपर स्टार्ट करता हूं यहाँ पे। और सीमेंट का नाम क्या है? पोर्टलैंड सीमेंट। सब याद है? बहुत सही, नीलेश बोल रहा है सब याद है। अच्छी बात है, आपने पढ़ाई मतलब अच्छे से की है। बाकी पढ़ाया मैं भी हूँ थोड़ा बहुत अच्छे से। तो हम लोग सीमेंट की बात कर रहे हैं, तो पोर्टलैंड सीमेंट बात कर रहे हैं। अच्छा, क्या है सीमेंट? तो आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे, क्विक सेटिंग सीमेंट, लो हीट सीमेंट, हाइड्रोफोबिक सीमेंट, हाई एल्यूमिना सीमेंट, सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट, सुपर सल्फेटेड सीमेंट, बहुत सारे सीमेंट। लेकिन हम लोग जो स्टडी करने जा रहे हैं वो पोर्टलैंड सीमेंट को स्टडी करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बाकी जो मैक्सिमम सीमेंट हैं वो पोर्टलैंड सीमेंट से ही बनते हैं। तो इसलिए सबसे पहले हमें पोर्टलैंड सीमेंट का फंक्शन समझना जरूरी होगा। अगर ये समझ में आ गया तो आप बाकी जितने भी सीमेंट हैं वो थोड़े बहुत पोर्टलैंड सीमेंट में चेंजेस करके बनाए जा रहे हैं, वो आसानी से आप बना लेंगे। तो इसलिए मेरा पूरा फोकस होगा किस पे? पोर्टलैंड सीमेंट। अब इसमें बात यह कि ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट नहीं लिखा हूं मैं, यहाँ पे पोर्टलैंड सीमेंट लिखा हूं क्योंकि आजकल मार्केट में केवल पोर्टलैंड सीमेंट इसे नहीं बोला जाता, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट बोला जाता है। लेकिन मैं अब थोड़ा हिस्ट्री में जा रहा हूं, इसलिए पहले जो नाम रखा गया पोर्टलैंड सीमेंट नाम रखा गया, इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक, तो पोर्टलैंड क्यों नाम रखा गया? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सीमेंट जो पहली बार यूज किया गया, बनाया गया 1824 में, किसके द्वारा? जोसेफ एस्पेडीन के द्वारा। जोसेफ एस्पेडीन के द्वारा बनाया गया। और ये कहां पे बनाया गया, कहां पे यूज किया गया? ये जगह है इंग्लैंड में। इंग्लैंड में पोर्टलैंड एक जगह है, वहां पे बनाया गया, वहां पे यूज किया गया, इसलिए इस सीमेंट का नाम रख दिया गया पोर्टलैंड सीमेंट। पोर्टलैंड सीमेंट वॉज इन्वेंटेड बाय जोसेफ एस्पेडीन ऑफ यूके, इंग्लैंड बोल लीजिए आप, इन 1824, 1824 में ऐसा हुआ। हालांकि एक इंटरेस्टिंग बात इसमें जान लीजिए आप कि इन्हीं के लड़के थे विलियम एस्पेडीन, उन्होंने पोर्टलैंड सीमेंट को और अच्छे से ले आए और उसमें बहुत सारे सुधार किए। तो ये जितने भी मॉडर्न सीमेंट आपको दिख रहे हैं, उसके अगर फादर पूछे जाए आपसे कि फादर ऑफ मॉडर्न सीमेंट, जो नए सीमेंट जो दिख रहे हैं आपको, मॉडर्न सीमेंट दिख रहे हैं, उनके फादर कौन है? तो वो विलियम एस्पेडीन है, इन्हीं के जो लड़के थे विलियम एस्पेडीन है। और अगर आपसे कोई पूछे कि फादर ऑफ सीमेंट, सीमेंट के फादर कौन है, सिंपल कोई पूछे अगर फादर ऑफ सीमेंट, तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? जोसेफ एस्पेडीन। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे, अगर आपसे कोई पूछे कि मॉडर्न सीमेंट के फादर कौन है, तो विलियम एस्पेडीन होगा। ये दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं तो ध्यान दीजिएगा। मॉडर्न सीमेंट के फादर है विलियम एस्पेडीन। तो पहली बार इस जगह पे बनाया गया, यूज किया गया, इसलिए इसका नाम रखा गया पोर्टलैंड सीमेंट। अब बात ये हुई कि बाद में इसी में सुधार किए गए, थोड़े सेटिंग टाइम को सही किया गया। क्या है सेटिंग टाइम? जानते होंगे, नहीं जानते तो अभी धीरे धीरे समझ लेंगे हम लोग, आगे आएगा। सुधार किया गया और उसी सीमेंट को हम लोगों ने, पोर्टलैंड सीमेंट को ही हमने नाम रख दिया क्या? ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। और उसी में अलग अलग ग्रेड आने लग गए। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में ही अगर आप बात करेंगे तो 3 ग्रेड आने लग गए हैं आप मार्केट में, ओपीसी 33, ओपीसी 43, ओपीसी 53, ये 3 ग्रेड आने लग गए। क्या मतलब है इसको समझेंगे हम लोग। अभी हम लोग पोर्टलैंड सीमेंट की कहानी समझ रहे हैं, इस हिस्ट्री देख रहे हैं कि कैसे ये आया और कैसे बनाया गया होगा। अब इस बात पे समझते हैं। मैंने बोला कि पोर्टलैंड सीमेंट पहली बार जोसेफ एस्पेडीन के द्वारा बनाया गया। अब देखिए, कोई भी नई चीज जो बनती है वो कहीं ना कहीं पुरानी चीजों से कुछ न कुछ रिलेट करके ही बनाया जाता है। जैसे सीमेंट जो बनाया गया, इसके पहले जो यूज होता था, लाइम यूज होता था, लाइम बाइंडिंग मटेरियल के तौर पे यूज होता है। देखिए, अगर मैं बात करूं यहाँ पे लाइम की बात करूं, ये लाइम किससे मिलता है? कई लोग जानते होंगे इसको, अगर तो लाइम स्टोन से मिलता है, या फिर मैं ऐसे बोल दूं कि लाइम जो मिलता है वो कैल्सेरियस रॉक से मिलता है। देखिए, यहाँ पे रॉक इंट्रोड्यूस हो गया। मैं बोल रहा था आपसे कि सीमेंट हो, लाइम हो, मैक्सिमम जो मटेरियल है वो रॉक से बनते हैं, स्टोन से बनते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको रॉक को पहले बता देता हूं, फिर आगे चलता हूं यहाँ पे। ठीक, अब देखिए, रॉक अगर आप देखेंगे तो 3 तरीके से रॉक को क्लासिफाई किया जाता है। पहला अगर बात किया जाए तो जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा फिजिकल क्लासिफिकेशन, तीसरा
केमिकल क्लासिफिकेशन। तो जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में अगर बात करेंगे तो कौन कौन से रॉक होते हैं? इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक। दूसरा, अगर फिजिकल क्लासिफिकेशन में देखेंगे तो तीन टाइप के रॉक वहां पे भी होते हैं, स्ट्रेटिफाइड रॉक, अनस्ट्रेटिफाइड रॉक, फोलिएटेड रॉक। तीसरा, अगर केमिकल यानी केमिकल कंपाउंड के बेसिस पे यहाँ पे क्लासिफाई किया गया है तो तीन टाइप के रॉक यहाँ पे भी होते हैं, सिलीसियस, कैल्सेरियस, आर्गिलेसियस। सिलीसियस वो रॉक जिसमें सिलिका ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, कैल्सेरियस वो रॉक जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, आर्गिलेसियस वो रॉक जिसमें आर्गिल ज्यादा मात्रा में पाया जाता है यानी क्ले ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ये मैं थोड़ा सा रॉक को यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूं क्योंकि रॉक का यूज यहाँ पे आ रहा है। अब बात करें हम लोग, तो लाइम पहले यूज होता था और लाइम जो मिलता है वो कैल्सेरियस रॉक से मिलता था। कैल्सेरियस रॉक एग्जांपल के तौर पे मैंने लाइमस्टोन ले लिया, यानी वो रॉक जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट अधिक मात्रा में पाया जाता। अब इस रॉक प्रोसेस होता था, हालांकि मैं एक लाइन में लिखूं तो कैल्सेरियस रॉक को जलाया जाता था, बर्निंग करी जाती थी और उसके बाद से वो लाइमस्टोन लाइम में टूट जाता था। हम लोग लाइम चैप्टर में देखेंगे प्रॉपर फंक्शन कैसे करता है, इसका केमिकल रिएक्शन भी देखेंगे। तो वहां से लाइम मिलता, तो एक आइडिया तो लग गया था कि चलो लाइम में प्रॉपर्टी है, बाइंडिंग प्रॉपर्टी है, उतना अच्छा स्ट्रेंथ नहीं मिल रहा है, जल्दी स्ट्रेंथ नहीं मिल रहा है, सेटिंग जल्दी नहीं हो रहा है, ये थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी, तो उन्हीं को दूर करना था हमें सीमेंट को लाकर। तो हमने काम ये किया कि जब सीमेंट बनाने गए तो एक आइडिया था कि कैल्सेरियस रॉक को यूज करके बनाया जा सकता है। तो कैल्सेरियस रॉक को लिया गया सीमेंट को बनाने में और उसके साथ ऐड किया गया क्या? आर्गिलेसियस रॉक। अब यहां पे देखिए अगला लाइन में इसीलिए लिखा हूं, तो सीमेंट कैन बी मैन्युफैक्चर्ड ईदर फ्रॉम नेचुरल सीमेंट स्टोन और आर्टिफिशियल, नेचुरल तरीके से भी आर्टिफिशियल तरीके से, बाय यूजिंग कैल्सेरियस रॉक या फिर दूसरा कौन सा है? आर्गिलेसियस रॉक। कैल्सेरियस और आर्गिलेसियस रॉक को यूज करके आप सीमेंट बनाते हैं। अब कैसे बनाया जाता है थोड़ा इसको समझते हैं। देखिए इसको बनाने का तरीका क्या है कि कैल्सेरियस रॉक लिया जाता है और इसके साथ लिया जाता है आर्गिलेसियस रॉक। ठीक, कैल्सेरियस और आर्गिलेसियस रॉक लिया जाता है। अब कैल्सेरियस रॉक वो रॉक होता है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट अधिक मात्रा में पाया जाता है। आर्गिलेसियस रॉक वो रॉक होता है जिसमें आर्गिल अधिक मात्रा में पाया जाता है। आर्गिल का मतलब क्या हुआ? क्ले। क्ले में क्या अधिक पाया जाता है? एल्यूमिना। Al2O3 लिख दे रहा हूं मैं सीधे सीधे। एल्यूमिना अधिक मात्रा में पाया जाता है, नाम से ही देख लिया, आर्गिल, आर्गिल पाया जाता है। आर्गिल का मतलब होता है क्ले और क्ले में क्या अधिक पाया जाता है? एल्यूमिना। और कैल्सेरियस रॉक में क्या अधिक पाया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट मैंने लिखा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करी जाए, दोनों रॉक में कुछ एग्जाम्पल लिया जाए, जैसे कैल्सेरियस रॉक में आप क्या क्या ले सकते हैं, यानी वो रॉक जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट अधिक मात्रा में पाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं लाइमस्टोन, आप ले सकते हैं मार्बल, आप ले सकते हैं मार्ल। ये सारे रॉक या मटेरियल कौन से हैं? कैल्सेरियस। और अगर आप आर्गिलेसियस की बात करेंगे तो आर्गिलेसियस में पाया जाता है क्या क्या? क्ले की बात कर सकते हैं। ये सब याद रखना जरूरी है, हमें रॉक चैप्टर में भी बताना है ये चीजें, लेकिन अभी याद कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। क्ले चलिए, क्ले के बाद सेल, इनमें क्या हो जाता है? आर्गिलेसियस रॉक है ये। सेल, स्लेट या ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, ये सब क्या है? आर्गिलेसियस रॉक की कैटेगरी में आते हैं, यानी आर्गिलेसियस मटेरियल की कैटेगरी में आते हैं। तो आपको कैल्सेरियस मटेरियल अगर लेना है तो ये ले सकते हैं, लाइमस्टोन, मार्बल, मार्ल। और अगर आपको आर्गिलेसियस लेना है तो क्ले, सेल और स्लेट ले सकते हैं। अब ये दोनों को मिलाया जाता है, मैं एक जनरल आइडिया दे रहा हूं कैसे बनाया जाता है। दोनों को मिलाया जाता है क्लिंकर के फॉर्म में, जब आप बर्निंग करते हैं तो क्लिंकर के फॉर्म में मिलता है, फिर उसे ग्राइंड करके फिर यूज किया जाता है। एक स्टेप होता है, अभी आपको केवल ओवरव्यू दे रहा हूं, अभी इसको डिटेल में देखेंगे कैसे मैन्युफैक्चरिंग करी जाती है। तो दोनों को मिलाया जाता है, मिलाने के बाद बर्निंग करी जाती है। और बर्निंग आपको शायद पता हो बर्निंग किस टेम्परेचर पे किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए सीमेंट की बर्निंग किस टेम्परेचर पे होती है, तो 1400 से 1500 डिग्री सेल्सियस पे बर्निंग होती है।
यानी इनको मिला करके बर्निंग किया जाता है, वहां से क्लिंकर के फॉर्म में मिलता है, फिर उसकी ग्राइंडिंग करी जाती है, फिर जाके उसे हम लोग यूज करते हैं। ये प्रोसेस होता है। अब इसमें बात ये आती है कि जो आप कैल्सीरियस रॉक ले रहे हैं उसकी क्वांटिटी कितनी ली जाती है, तो वो 75% के आसपास होती है। और जो आर्गिलेसियस रॉक लेते हैं उसकी क्वांटिटी कितनी के आसपास होती है, 25%। यानी जो 3 पार्ट होता है वो क्या होता है, कैल्सीरियस रॉक होता है, और 1 पार्ट जो होता है वो क्या होता है, आर्गिलेसियस रॉक। ये कॉम्बिनेशन होता है। ये एक फिक्स नहीं है, आप थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हैं इसमें, कोई फिक्स नहीं है, लेकिन एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ। कैल्सीरियस रॉक 75% होता है, आर्गिलेसियस रॉक जो है 25% होता है। तो इस तरीके से रॉक को यूज करके, यानी कैल्सीरियस मटेरियल आर्गिलेसियस मटेरियल को यूज करके फिर जो है सीमेंट को बनाया गया। ठीक, अब बात ये आती है, अगर बात करें हम लोग कैसे बनाया गया, ये एक आइडिया मिल गया आपको। अब ये जो सीमेंट मिला है आपको, सीमेंट का एक मैंने अभी ओवरव्यू दिया है, ध्यान रखिएगा इस बात का, ओवरव्यू दिया है आपको, अभी डिटेल में मैन्युफैक्चरिंग देखना है। अब ये क्या होता है कि सीमेंट जो मार्केट में आ रहा है वो अलग अलग ग्रेड में आ रहा है, ओपीसी 33, ओपीसी 43, ओपीसी 53, ये अलग अलग ग्रेड में। इसका मतलब क्या हुआ, ओपीसी 33 का मतलब हुआ कि अगर आप इस सीमेंट को यूज करेंगे किसी कंस्ट्रक्शन में तो आपको 28 दिनों के बाद स्ट्रेंथ कितना मिलेगा, 33 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। यानी जो ग्रेड है 33, ये आपको बता रहा है कि ये इस सीमेंट की 28 दिनों पे स्ट्रेंथ है। अगर आप ओपीसी 43 ग्रेड यूज करेंगे तो 28 दिनों के बाद आपको स्ट्रेंथ मिलेगा 43 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ओपीसी 53 यूज करेंगे तो 28 दिनों के बाद आपको स्ट्रेंथ मिलेगा 53 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ये 28 दिनों की स्ट्रेंथ है, ध्यान रखिए। अब ऐसा नहीं है कि आप सीमेंट लिए, मोटार कुछ सीमेंट लिए और उसके साथ सैंड कितनी भी क्वांटिटी ले रहे हैं और 28 दिनों के बाद 33, ऐसा नहीं है, उसका प्रोपोर्शन होता है, वो टेस्ट में आपको पता चले। तो ये अलग अलग ग्रेड में अब सीमेंट लाए जा रहे हैं। हालांकि अगर आप प्रैक्टिकली बात करेंगे तो मेट्रो प्रोजेक्ट में आजकल ओपीसी 63 भी देखने को मिल सकता है, लेकिन हम लोग जो बात कर रहे हैं मेन क्या है, ओपीसी 33, 43, 53। अब जो अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ ओपीसी, कोई ग्रेड नहीं बोल रहा हूं, तो आप ओपीसी 33 समझ के चलिएगा, अदरवाइज मैं ग्रेड मेंशन करूंगा। अब कंक्रीट जो यूज कर रहे हैं आप, कंक्रीट में सीमेंट को यूज किया जा रहा है, तो वो अलग अलग ग्रेड से भी यूज किया जा सकता है, अलग अलग तरीके से। ठीक, अभी आपको एक ओवरव्यू दे दिया। अब सीमेंट जब यूज करते हैं आपको बैग के फॉर्म में मिलता है, मार्केट से ले आते हैं आप, लेकिन जब आप सीमेंट देखेंगे ड्राई फॉर्म में है, जब आप उसे यूज करने जाएंगे कंक्रीट में या कहीं पे भी यूज करने जा रहे हैं, तो सीमेंट को अगर आप लाएंगे तो वाटर ऐड करते हैं, और जब वाटर ऐड करते हैं तो सीमेंट वाटर से रिएक्ट करके केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, और उस केमिकल रिएक्शन की वजह से कुछ कंपाउंड बनने लग जाता है। यानी सीमेंट एक तरीके से अगर मैं आपसे बोलूं तो सीमेंट क्या है, अगर इसमें वाटर मिलाएंगे आप तो ये क्या है, केमिकली एक्टिव है। केमिकली एक्टिव का मतलब अगर आप इसमें वाटर ऐड करेंगे तो इसके अंदर केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाए। अगर यही एग्रीगेट रहता तो वो केमिकली क्या है, इनएक्टिव है, यानी उसमें वाटर मिलाने पर रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगा। हालांकि उसमें भी थोड़ा बहुत रिएक्शन होता है, लेकिन हम लोग मान के चलते हैं कि उसमें रिएक्शन नहीं होगा, इनर्ट मटेरियल मान के चलते हैं एग्रीगेट। तो सीमेंट में अगर आप वाटर ऐड करेंगे तो केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, और केमिकल रिएक्शन के बाद कुछ कंपाउंड बनेंगे, और उन कंपाउंड को ही हम लोग बोक्स कंपाउंड बोलते हैं। और वो कंपाउंड कौन कौन से बनेंगे, C3A, C4AF, C3S, C2S, जो कि अलग अलग तरीके से अपने रोल को प्ले करेंगे। कोई सेटिंग टाइम को कंट्रोल करेगा, कोई स्ट्रेंथ को कंट्रोल करेगा। यानी जो मेन रोल स्ट्रक्चर में प्ले कर रहे हैं वो बोक्स कंपाउंड है। और वो बोक्स कंपाउंड कैसे बन रहे हैं, केमिकल रिएक्शन के बाद बन रहे हैं। यानी सीमेंट में कुछ ना कुछ केमिकली एक्टिव मटेरियल होंगे जो वाटर को मिलते ही केमिकल रिएक्शन स्टार्ट कर दे रहे हैं। तो सीमेंट में कौन कौन से ऐसे कंपाउंड हैं जो केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट कर रहे हैं, ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाएगा। यानी अगला क्या है, कंपोजिशन ऑफ सीमेंट, यानी केमिकल इंग्रेडिएंट्स ऑफ सीमेंट। कौन से सीमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग, पोर्टलैंड सीमेंट की बात कर रहे हैं। यानी सीमेंट में कौन कौन से इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं, कितनी क्वांटिटी में पाए जाते हैं,
क्या काम होता है, अगर इनकी क्वांटिटी को एक्सेस या फिर डिफिशियंसी में ले आएंगे तो क्या प्रॉब्लम होगी, क्या अच्छी चीजें भी निकल के आएंगी, ये सारी चीजें हम लोग समझते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो कि सीमेंट में कोई भी एग्जाम हो हर जगह यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। याद करने वाली चीजें भी यहाँ पे हैं। अब जैसे देखा जाए, अगर आप एक बार पढ़ चुके हैं तो आपके लिए भी जरूरी है इसे रिवाइज करना, इसकी क्वांटिटी को याद रखना, इनके रोल्स को याद करना, और अगर इनके क्वांटिटी को एक्सेस करेंगे तो क्या प्रॉब्लम या क्या अच्छी चीजें होंगी, उन चीजों को समझना हमारे लिए जरूरी है। तो कंपोजिशन ऑफ सीमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग, केमिकल इंग्रेडिएंट्स ऑफ सीमेंट, पोर्टलैंड सीमेंट की बात। तो कौन कौन से इंग्रेडिएंट होते हैं? लाइम, सिलिका, एल्यूमिना, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया, सल्फर, एल्कलीज और कैल्शियम सल्फेट, जिसे आप जिप्सम भी बोल सकते हैं। तो अभी मैंने देखिए ये जितने भी पाए जाते हैं, ये लाइम पाया जा रहा है आपका, ये सारे के सारे ऑक्साइड की फॉर्म में पाए जाते हैं। मैं यहाँ पे केमिकल फॉर्मूला भी नोट कर दे रहा हूँ। सिलिका ये भी ऑक्साइड के फॉर्म में पाया जाता है, सारे के सारे जो हैं ये ऑक्साइड के फॉर्म में पाए जाते हैं, ये ध्यान रखेंगे हम लोग। Al2O3 आयरन ऑक्साइड Fe2O3, मैग्नीशिया MgO, सल्फर SO3, एल्कलीज सोडा और पोटास के रूप में पाया जाता है Na2O K2O, और कैल्शियम सल्फेट CaSO4। देखिए कैल्शियम सल्फेट आप बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं या यहाँ पे भी डिस्कस कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है यहाँ पे, क्योंकि कैल्शियम सल्फेट बाद में मिलाया जाता है। जब आप सीमेंट को बना लेते हो तो लास्ट में मिलाया जाता है इसको। क्यों मिलाया जाता है, क्या कहानी है, वो वहां पे भी समझ सकते हो, यहाँ पे भी बता सकते हैं, ऐसी कोई चीज नहीं है। तो यहीं पे समझ लेते हैं हम लोग और वहां पे भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब जो लाइम की क्वांटिटी है यहाँ पे कितनी है, 62 to 67%। सबसे ज्यादा जो क्वांटिटी होती है लाइम की होती है, उससे कम सिलिका 17 to 25%, एल्यूमिना 3 to 8%, आयरन ऑक्साइड 0.5 to 6%, मैग्नीशियम 0.5 to 4%, सल्फर 1 to 3%, एल्कलीज 0.3 to 1% और कैल्शियम सल्फेट 2 to 3%। बात समझिएगा, ये कोई क्वांटिटी फिक्स नहीं है, एक रेंज में बताया जा रहा है। अगर मैं इसका एवरेज वैल्यू लिखूं तो लाइम जो है वो कितना परसेंट पाया जाता है, 63% बोल सकते हैं आप। और अगर सिलिका लिखा जाए तो कितना लिख सकते हैं आप, 20% के आसपास। और एल्यूमिना अगर देखा जाए तो वो कितना पाया जाता है, 6% के आसपास। आयरन ऑक्साइड अगर देखा जाए तो वो कितना पाया जाता है, 3% के आसपास। और मैग्नीशिया पाया जाता है 2% के आसपास। सल्फर जो है वो 1.5% के आसपास। और एल्कलीज जो पाया जाता है वो 1% के आसपास पाया जाता है, यानी मैक्सिमम क्वांटिटी 1% तक पाई जाती है। कैल्शियम सल्फेट जो है 2 से 3% या फिर 3 से 4% भी कहीं कहीं लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। तो आप सही अगर ध्यान रखना है आपको, 3 से 4% ध्यान रखिए, क्योंकि कई किताबों में 2 से 3% भी मिलेगा, 3 से 4% भी मिलेगा, लेकिन जब क्वेश्चन पूछा जाता है वहां पे 3% और 4% अगर दोनों ऑप्शन में है तो 4% आप ऑप्शन चूज करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। कोई ट्रिक इसका क्या है, ट्रिक की बात करें, देखिए कई लोग इसका ट्रिक बनाते हैं। अगर मैं यहाँ पे बताऊं तो क्या हो सकता है, ट्रिक की बात करें अगर, देखिए क्या है, लाइम, सिलिका, लाइम सिलिका, एल्यूमिना, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया, सल्फर। इसको एक समझिएगा, ये दो नहीं है। तो अगर आप दो शुरू के याद कर ले रहे हैं, लाइम और सिलिका, तो ये क्या हो जाएगा, एम्स हो जाएगा, ऐसे ध्यान रख सकते हैं। या फिर आप ऐसे याद कर लीजिए, लीजा एम्स, यानी ये शुरू के 3 जो हैं वो लीजा हो गया, बाद में ऐसे समझ लीजिए IMS। तो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है। मोर टाइम स्टडी टू रिमेम्बर, बहुत सही, चलो मजा आना चाहिए। तो ये बात कर रहे थे हम लोग इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट की, तो क्वांटिटी की बात तो हमने कर ली। अब क्वांटिटी के बाद ये समझना हमारे लिए जरूरी है कि इनका काम क्या है, क्योंकि अगर ये इंग्रेडिएंट सीमेंट के अंदर है, मार्केट से खरीद के लाते हैं आप, तो जो सीमेंट है उसके अंदर ये इंग्रेडिएंट है,
अब आप उसे यूज करने जाएंगे तो वाटर ऐड करेंगे, रिएक्शन स्टार्ट होगा और कंपाउंड बनेंगे C3H C4F C3H C2H, और वही कंपाउंड सारे काम करते हैं। जितने भी स्ट्रक्चर आप यूज कर रहे हैं उन सारे स्ट्रक्चर जो आज रुके हुए हैं, टिके हुए हैं, वो सिर्फ उन्हीं 4 कंपाउंड की वजह से टिके हुए हैं, अदरवाइज स्ट्रक्चर फेल हो जाता है। यानी केमिकल रिएक्शन की वजह से टिके हुए हैं, और केमिकल रिएक्शन को अगर समझना है तो हमें इंग्रेडिएंट को समझना तो बहुत जरूरी है। अब बात करें इनका रोल की बात करते हैं, तो रोल की बात करेंगे। अगर कंपोजिशन ऑफ सीमेंट देख रहे हैं, अभी क्वांटिटी की बात कर ली मैंने, कितना यूज किया जाता है। अब देखिए लाइम कितना यूज किया जाता है ये तो समझ लिया आपने। अब लाइम का काम क्या है, ठीक है, लाइम का काम क्या है। लाइम क्या प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ और साउंडनेस। सीमेंट के अंदर लाइम क्या देता है, स्ट्रेंथ और साउंडनेस देता है। स्ट्रेंथ का मतलब क्या हुआ ये समझ रहे हैं, लेकिन साउंडनेस थोड़ा सा समझ लेते हैं। साउंडनेस का मतलब हुआ कि अगर मैं सीमेंट को यूज करके कोई स्ट्रक्चर बना रहा हूं, जैसे कोई स्ट्रक्चर बनाया आपने, तो ये इस स्ट्रक्चर में टाइम के साथ किसी भी वॉल्यूम में चेंज नहीं हो रहा है, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हो रहा है अगर, तो उसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी है, साउंडनेस प्रॉपर्टी। अगर सीमेंट को यूज करके मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं और टाइम के साथ वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, तो उसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी है, अनसाउंडनेस प्रॉपर्टी, यानी इसी का अपोजिट। तो साउंडनेस अगर मैं बोल रहा हूं आपसे, तो वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं हो रहा। कोई भी स्ट्रक्चर अगर आप बना रहे हैं, कोई भी स्ट्रक्चर, मैं कंक्रीट या ये बिल्डिंग स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा हूं, जैसे आप कोई भी एक प्लास्टिक ही बना रहे हैं, अगर उसमें वॉल्यूम चेंज हो रहा है वो तो फेल होना है, हमारे किसी काम लायक नहीं रहे। यानी स्ट्रक्चर को बचा के रख रहा है, वॉल्यूम चेंज से बचा करके रख रहा है कौन, लाइन। तो अभी मैं आपको केवल वर्क बता रहा हूं, अगर उतने क्वांटिटी में रहा, कितना लाइम कितना होना चाहिए, 62 to 67% अगर है तो वो स्ट्रेंथ और साउंडनेस प्रोवाइड करेगा। अब अगर इसको अधिक कर देंगे तब क्या होगा, ये थोड़ा सा बाद में हम लोग कवर करेंगे, अभी केवल रोल देखिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सिल्का। अगर सिल्का बात करेंगे, तो सिल्का का काम क्या होता है, सिल्का का काम क्या होता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। स्ट्रक्चर में स्ट्रेंथ कौन देता है, सॉरी सीमेंट में स्ट्रेंथ कौन देता है, सिल्का देता है। यहां से देख सकते हैं। अब देखिए सिल्का हर जगह पे स्ट्रेंथ देता है, आप ब्रिक में देख लीजिए, या फिर मैं आपको थोड़ा सा रिलेट करूं, कई सारे रॉक होते हैं, ग्रेनाइट होता है, सैंडस्टोन होता है, बहुत सारे रॉक होते हैं, उसमें सिल्का अधिक मात्रा में पाया जाता है। ग्रेनाइट देख सकते हैं आप कितनी अच्छी स्ट्रेंथ मिलती है, सैंडस्टोन देख सकते हैं आप कितनी अच्छी स्ट्रेंथ मिलती है। तो किसकी वजह से मिलती है, सिल्का की वजह से मिलती है। सिल्का कहीं पे भी रहेगा वो क्या प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट एल्यूमिना। एल्यूमिना का काम क्या होता है, क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी। एल्यूमिना क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी जनरेट करता है। अब क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ है, यहाँ पे सेटिंग प्रॉपर्टी समझ लीजिए। जैसे सीमेंट में वाटर ऐड करते हैं तो रिएक्शन स्टार्ट होता है, रिएक्शन के साथ साथ अब वो एक पेस्ट बनता है, और वो पेस्ट धीरे धीरे अपनी प्लास्टिसिटी को लूज करना स्टार्ट करता है। यानी उसके अंदर जो मॉइस्चर है, ऐसे समझ लीजिए, वो खत्म होगा, और धीरे धीरे वो जो पेस्ट होगा, यानी सीमेंट जो आपने बनाया है, वो क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, जम जाएगा। और इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेटिंग प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो ये सेट जल्दी अगर हो रहा है तो इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी है, क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी, यानी जल्दी जम जा रहा है। अगर ये टाइम लगा रहा है, यानी इसमें सेटिंग टाइम इसका क्या है, ज्यादा है। तो ये सेटिंग टाइम को कंट्रोल करता है कौन, एल्यूमिना। सेटिंग टाइम कम भी हो सकता है, अधिक भी हो सकता है, किसकी वजह से, एल्यूमिना की वजह से। तो एल्यूमिना यहाँ पे क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी जनरेट करता है, यहां से देख सकते हैं। फोर्थ वन है आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड क्या काम करता है सीमेंट के अंदर, आयरन ऑक्साइड कलर देता है, इसके साथ साथ स्ट्रेंथ, और इसके साथ क्या देता है, हार्डनेस। देखिए एक बात समझिएगा, ये मेन अगर इंग्रेडिएंट पूछे जाए आपसे सीमेंट के, तो ये 4 है, लाइम, सिल्का, एल्यूमिना, आयरन ऑक्साइड। ये 4 मेन इंग्रेडिएंट है, जिसमें लाइम का स्ट्रेंथ और साउंडनेस, सिल्का स्ट्रेंथ देता है, एल्यूमिना क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी जनरेट करता है, और आयरन ऑक्साइड कलर, स्ट्रेंथ और हार्डनेस। स्ट्रेंथ और हार्डनेस बहुत कम देता है, आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं हालांकि। तो ये 4 मेन इंग्रेडिएंट है। बाकी जो मेन नहीं है, जो आ गए हैं, उनको भी समझ लेते हैं। जैसे मैग्नीशिया, मैग्नीशिया का भी काम होता है क्या, कलर देना, इसके साथ साथ ये भी स्ट्रेंथ देता है, हार्डनेस देता है।
स्ट्रेंथ, हार्डनेस, ये आयरन ऑक्साइड कम दे रहा था, उससे भी कम कौन दे रहा है, मैग्नीशिया देता है। यानी फिर से इसको इग्नोर कर सकता है। देखिए मैग्नीशिया जो देता है यहाँ पे येलो टिंट देता है, यानी पीले कलर का थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रोड्यूस करता है कलर मैग्नीशिया। नेक्स्ट है सल्फर। मेन जो कलर है, कलर के लिए मेन जो रिस्पॉन्सिबल है वो आयरन ऑक्साइड है, ध्यान रखिएगा। तो सल्फर, सल्फर जो है फिर से मेन इंग्रेडिएंट नहीं है, लेकिन ये सीमेंट के अंदर चला आया है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी जनरेट करता है, साउंडनेस। अगर जिस क्वांटिटी में मैंने बताया है 1 to 3% क्वांटिटी में है तो साउंडनेस प्रॉपर्टी, लेकिन अगर ज्यादा क्वांटिटी में ला दिए आप तो फिर ये एडवर्स इफेक्ट डालने लग सकता है। देखेंगे क्या ला सकता है, वो इफेक्ट क्या हो सकता है उसको समझेंगे। एल्कलीज क्या करता है, ये इफ्लोरोसेंस देता है, इफ्लोरोसेंस। जो आप व्हाइट पैचेस देखते हैं दीवार पे, व्हाइट पैचेस, वो किसकी वजह से आते हैं, एल्कलीज की वजह से आते हैं। ये सोडा और पोटास के फॉर्म में पाए जाते हैं। और ये ऐसा नहीं है सीमेंट के अंदर, अगर आप ब्रिक की बात कर लें, अगर आप एग्रीगेट की बात कर लें, कोई भी मटेरियल अगर एल्कलीज उसमें है तो फ्लोरोसेंस के चांसेस बढ़ जाते हैं, यानी व्हाइट पैचेस के चांसेस वहां पे बढ़ जाते हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे। अब बात ये हो रही है, कैल्शियम सल्फेट लास्ट में मिलाया जाता है, तो थोड़ा सा रुक के इसको डिस्कस करते हैं। पॉइंट छोटा सा ये समझते हैं। देखिए मेन इंग्रेडिएंट लाइम, सिलिका, एल्यूमिना, आयरन ऑक्साइड है। बाकी जब होता क्या है कि बाकी क्यों आ गए, कैसे आ गए, उसको समझना जरूरी है हमारे लिए। जब आप रॉक लेते हैं तो मैग्नीशियम सल्फर भी आते हैं। एल्कलीज क्या होता है, ये एल्कलीज हम लोग ला नहीं रहे। कई लोग सोचने लग जाते हैं इफ्लोरोसेंस दे रहा, व्हाइट पैचेस दे रहा है तो इसे मिलाया कि, एक्चुअली क्या होता है, जब आप सीमेंट बनाते हो, बर्निंग होता है, तो उस टाइम पे सोडा और पोटास का फॉर्मेशन हो जाता है बर्निंग के टाइम पे, और वो सीमेंट के अंदर चले आते हैं। तो ऐड नहीं किया जाता, ये चले आते हैं। और आते हैं तो क्या काम करते हैं, यहाँ पे फ्लोरोसेंस देख सकते हैं आप, व्हाइट पैच। तो ये चीज को समझिएगा, इसे ऐड नहीं किया जा रहा है, ये बर्निंग के टाइम पे चले आते हैं एल्कलीज जो है सोडा और पोटास के फॉर्म। अभी लास्ट समझिए, जब सीमेंट बन जाता है तो जब लास्ट में ग्राइंडिंग करना होता है उस टाइम कैल्शियम सल्फेट को मिलाया जाता है। और ये इसका काम क्या होता है, ये सेटिंग टाइम में क्या करता है, डिले करता है, यानी सेटिंग टाइम को बढ़ा देता है। यानी जो चीजें 10 मिनट में सेट होने वाला था अगर सीमेंट, वो 1 घंटा, ऐसे टाइम को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। तो ये आपका रोल यहां से देख सकते हैं, जो इंग्रेडिएंट है उनका काम क्या है यहां से देख सकते हैं। अब दूसरी बात ये समझिए आप, अगर इसी क्वांटिटी को एक्सेस कर दिया जाए, किसने बोला लाइम ज्यादा कर दो, क्यों, स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिए, आप इस साउंडनेस ज्यादा चाहिए, कुछ ऐसा सोच के उन्होंने बोला होगा कि लाइम को ज्यादा कर दो। लेकिन लाइम को अगर आप ज्यादा करेंगे तो कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा। क्या प्रॉब्लम आएगा समझिए। लाइम चूना, लाइम चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग। लाइम जो है, क्विक लाइम अगर बात करेंगे तो वाटर अगर उसमें ऐड करेंगे, अगर वो फ्री फॉर्म में है तो, केवल लाइम है तो वो अपने वॉल्यूम को बढ़ाने लग सकता है, अगर फ्री फॉर्म में है तो। अगर वो किसी के साथ कंबाइन है तब कोई प्रॉब्लम नहीं। तो लाइम अगर आप ज्यादा कर देंगे तो वो बाकियों के साथ, सिलिका, एल्यूमिना, आयरन ऑक्साइड, इन सब के साथ कंबाइन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा। यानी कुछ लाइम जो है फ्री फॉर्म में आ जाएगा, अलग हो जाएगा, उनके साथ कंबाइन नहीं हो पाएगा। अगर आप लाइम ज्यादा करते हैं तो, अगर वो फ्री फॉर्म में आया तो पानी मिलते ही वो अपने वॉल्यूम को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। अगर वो वॉल्यूम को बढ़ाया तो उसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी आ जाती है, अनसाउंडनेस प्रॉपर्टी आ जाती है। तो अगर आपने लाइम को एक्सेस किया तो उसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी आ जाएगी, अनसाउंडनेस आ जाएगी, यानी वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक पॉइंट डिस्कस करता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए जो सेटिंग टाइम होता है, यानी सेटिंग एक्शन जो होता है सीमेंट का, उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है अगर आप देखना चाहें तो ऐसे देख सकते हैं, सिलिका अपॉन एल्यूमिना प्लस आयरन ऑक्साइड के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। यानी सेटिंग टाइम या सेटिंग एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, सिलिका अपॉन एल्यूमिना प्लस आयरन ऑक्साइड आप बोल सकते हैं। ठीक, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो अगर आप इसको बढ़ाएंगे तो सिलिका की क्वांटिटी बढ़ेगी। सिलिका अगर बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, सिलिका बढ़ेगा तो स्ट्रेंथ बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो एल्यूमिना की क्वांटिटी
क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर एल्यूमिना कम हो गया तो सिलिका बढ़ाने पे स्ट्रेंथ तो बढ़ेगा, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सिलिका अगर बढ़ा तो उसी के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि एल्यूमिना कम हो जाएगा, और एल्यूमिना कम हो जाएगा तो सेटिंग टाइम पे क्या फर्क पड़ेगा, सेटिंग टाइम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि एल्यूमिना का काम क्या होता है, सेटिंग टाइम को कंट्रोल करना। एल्यूमिना जाता है सेटिंग टाइम कम होगा, लेकिन एल्यूमिना कम हो गया तो सेटिंग टाइम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक, तो इसलिए मैं बोला ये रेशियो को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब नेक्स्ट क्या है, एल्यूमिना। एल्यूमिना, अब एल्यूमिना अगर आप बढ़ा देंगे, एक्सेस कर देंगे, तो ये सिर्फ रेशियो से समझिए। तो अब इसको ऐसे समझिए आप, एल्यूमिना अगर आप बढ़ाएंगे, एल्यूमिना बढ़ा लेकिन उसी के साथ साथ सिलिका कम हो गया। अगर सिलिका कम हो गया, एल्यूमिना तो बढ़ा, क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी है, सेटिंग टाइम कम हो जाएगा। वैसे ही कम है, क्विक है, यानी पानी मिलाते ही सेट हो जा रहा है, उससे कम क्या होगा। लेकिन उसके साथ साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि एल्यूमिना बढ़ाएंगे तो सिलिका कम होगा, और सिलिका कम होगा तो स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस बात का भी ध्यान रखेंगे आप। चलिए नेक्स्ट आप देखें कौन सा। अब बात करें आयरन ऑक्साइड का। डिले सेटिंग टाइम बहुत सही, लेस स्ट्रेंथ गेन, स्ट्रेंथ आपको कम मिलेगा। चलिए अब आयरन ऑक्साइड पे बात करते हैं हम लोग। कलर, ठीक, तो आयरन ऑक्साइड की बात करी जाए तो ये क्या होगा, ये कलर को चेंज कर देगा, इससे कुछ खास फर्क पड़ना नहीं है, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब मैग्नीशिया जो है, देखिए मैग्नीशिया और सल्फर ये मेन इंग्रेडिएंट नहीं थे, लेकिन अगर ज्यादा क्वांटिटी में आ गए तो ये कौन सी प्रॉपर्टी जनरेट करने लग जाएंगे, अनसाउंडनेस, यानी वॉल्यूम को चेंज कर देंगे, अनसाउंडनेस प्रॉपर्टी जनरेट करने लग जाएंगे। कौन, मैग्नीशिया और सल्फर। देखिए अगर सीमेंट के अंदर देखा जाए अनसाउंडनेस यानी वॉल्यूम चेंज 3 इंग्रेडिएंट की वजह से हो सकता है, वो कौन कौन से हैं, लाइम है, मैग्नीशिया है, सल्फर है। इस बात का ध्यान रखेंगे हम। एल्कलीज इफ्लोरोसेंस जनरेट कर रहा था, कम हो जाने इफ्लोरोसेंस देगा। कैल्शियम सल्फेट जितना बढ़ाएंगे उतना क्या करेगा, सेटिंग टाइम को भी डिले करेगा। तो ये वैसे भी कैल्शियम सल्फेट तो उतनी क्वांटिटी में मिलाया जाता है, बाद में मिलाया जाता है, ये बढ़ता करता नहीं है, इसका टेंशन नहीं। ठीक, अब बात करें हम लोग, ये इंग्रेडिएंट थे, इनकी क्वांटिटी को समझा हमने, इनके रोल को समझा हमने। हमने ये भी समझा कि अगर एक्सेस होगा तो क्या फर्क पड़ेगा, उन इंग्रेडिएंट को ज्यादा मात्रा में अगर आप कर देंगे सीमेंट के अंदर तो क्या फर्क पड़ेगा। अब बात करते हैं हम लोग, जो इंग्रेडिएंट है इनको समझने के बाद ये सीमेंट मान लीजिए प्रिपेयर हुआ। ठीक, अभी सीमेंट जो प्रिपेयर हुआ, अगर इसमें जैसे समझिए सीमेंट में आपने वाटर ऐड किया तो ये क्या होने लग जाएगा, सीमेंट में अगर आपने वाटर ऐड किया तो केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होता है, केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होगा। चलिए देखते हैं फिर से। तो अगर आप सीमेंट के इंग्रेडिएंट को समझ लिए तो अब उसमें वाटर ऐड करेंगे तो केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होगा, और इस केमिकल रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन बोलते हैं, हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। सीमेंट में वाटर ऐड करेंगे तो केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होगा, और इसे क्या बोला जाता है, हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट बोला जाता है। तो केमिकल रिएक्शन के चलते कुछ कंपाउंड बनते हैं, कंपाउंड बनते हैं, कौन कौन से कंपाउंड बनते हैं, C3A, C4AF, C3S और C2S। ये जो कंपाउंड बनते हैं इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, बोक्स कंपाउंड बोलते हैं, इन्हीं को हम लोग बोक्स कंपाउंड बोलते हैं।
तो केमिकल रिएक्शन जो हुआ उसे हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट बोला जाता है। अब देखिए ध्यान से, जब केमिकल रिएक्शन होता है तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक आपने सुना होगा। एक्सोथर्मिक प्रोसेस के चलते जो रिएक्शन होता है उसमें से हीट भी निकलता है, यानी हीट जो बाहर निकलता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हीट ऑफ हाइड्रेशन बोलते हैं। दो टर्म मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, एक बताया आपको हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट और दूसरा मैं आपको क्या बता रहा हूँ, हीट ऑफ हाइड्रेशन बता रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, हीट ऑफ हाइड्रेशन में हीट बाहर निकलता है। कब बाहर निकलेगा, जब केमिकल रिएक्शन होगा, और जो केमिकल रिएक्शन होता है उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट बोल रहे हैं। दोनों टर्म समझिएगा, केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, और उस रिएक्शन के दौरान हीट जो बाहर निकल रहा है उसे क्या बोल रहे हैं, हीट ऑफ हाइड्रेशन बोल रहे हैं। अब हीट ऑफ हाइड्रेशन पे बाद में आएंगे, एक्सोथर्मिक प्रोसेस आइडिया लग गया। अब इसके पहले आते हैं थोड़ा सा, जो केमिकल रिएक्शन होता है वो, उसमें केमिकल रिएक्शन हाइड्रेशन जो होता है उसके पास 4 कंपाउंड बनते हैं। कौन कौन से, C3A, C4AF, C3S और C2S। ठीक, अब ये जो कंपाउंड बनते हैं, ऐसा नहीं है कि सीमेंट में वाटर डालते ही ये कंपाउंड बन गया, ऐसा नहीं। सीमेंट में वाटर ऐड करने के बाद वो रिएक्शन स्टार्ट होता है और हर एक कंपाउंड अपने समय के अनुसार बन जाता है और अपने काम को करता रहता है। कब बनता है, किस समय में बनता है, इसको डिस्कस करते हैं हम लोग। हालांकि हेडिंग दिया हमने क्या, सेटिंग एक्शन ऑफ सीमेंट, उसी जो मैंने आपको पॉइंट बताया उसी को लिखा हुआ है यहाँ पे। व्हेन वाटर इज एडेड टू सीमेंट, a chemical reaction between water and cement takes place, which is known as hydration of cement, and they form various complicated compound, that is box compound। वो रिएक्शन जो होता है उसे हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट बोला जाता है और उसके दौरान जो कंपाउंड बनते हैं उन्हें बॉक्स कंपाउंड बोला जाता है। ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक यानी हीट इसमें से बाहर निकलेगा जब ये प्रोसेस होगा। अब समझिए, रिएक्शन हो रहा है, मैंने बोला हाइड्रेशन हो रहा है, हाइड्रेशन के बाद कंपाउंड बनते हैं। कौन कौन से कंपाउंड बनते हैं, तो 4 कंपाउंड बनते हैं, C3A, C4AF, C3S और C2S। ये 4 कंपाउंड है, एक एक करके समझते हैं हम लोग। देखिए, सबसे पहली चीज, इसका फुल फॉर्म क्या है, ऐसे समझ लें। अगर केमिकल फॉर्मूला रखें तो इसे लिख सकते हैं ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। इसे बोला जा सकता है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। इसे क्या बोला जा सकता है, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेराइड। C3S, इसे क्या बोला जा सकता है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। इसे क्या बोलेंगे, डाई कैल्शियम सिलिकेट। ठीक, आप इसे केमिकल फॉर्मूले के तौर पे लिख सकते हैं या बोल सकते हैं ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड, या फिर ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, या फिर डाई कैल्शियम सिलिकेट। इनके कुछ और नाम है। इसे बोला जाता है सिलाइट, इसे बोला जाता है पेलाइट, इसे बोला जाता है एलाइट, इसे बोला जाता है बेलाइट। एलाइट, बेलाइट, सिलाइट, पेलाइट, ध्यान दीजिएगा। बहुत से रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन, रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन इन्होंने बताया है C3A, C3S, C4AF और C2S। एकदम सही है, यही सब एग्जाम में पूछा जाता है, यही सब आपको ध्यान रखना है। चलिए, अब बात कर रहे हैं हम लोग, नाम की बात हो गई, एलाइट, बेलाइट, सिलाइट, फेलाइट। अब ये जो कंपाउंड है ये कितनी क्वांटिटी में पाए जाते हैं, जैसे C3A अगर आप देखेंगे तो इसकी क्वांटिटी होती है 4 से 14%। फिर से ये क्वांटिटी जो है कई किताबों में अलग मिल सकती है, लेकिन रेंज लगभग वही रहेगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। 10 से 18% C4AF। C3S जो पाया जाता है 45 से 65%, और C2S जो पाया जाता है 15 से 35%। अब बात करें, जैसे सीमेंट में मैंने बताया कि सीमेंट में वाटर ऐड किया आपने, वाटर ऐड करने के बाद रिएक्शन स्टार्ट हुआ, कंपाउंड बनने स्टार्ट। तो ये कंपाउंड कितने दिन पे बनते हैं ये जानना हमारे लिए जरूरी है। जैसे C3A, C4AF अगर आप बात करेंगे
तो ये कितनी देर में बनते हैं? 24 आवर्स में। 24 आवर्स में एक कंपाउंड बन जाते हैं। C3S अगर आप बात करेंगे तो ये कितनी देर में बनते हैं? 7 डेज। ये कब से बता रहा हूँ आपको टाइम में, ये टाइम बता रहा हूँ जब आप सीमेंट में वाटर ऐड करते हैं उसके बाद से इतने समय बाद ये बनने शुरू होता है। C2S की बात करें अगर, तो अब C2S जो है ये बड़ा कंफ्यूजिंग है। C2S क्या होता है? धीरे धीरे बनता है, टाइम ज्यादा लेता है। तो बोलने वाले इसे 1 साल भी बोलते हैं, 3 साल भी बोलते हैं, लेकिन सही अगर देखा जाए तो क्या बोल सकते हैं आप? 3 years। यानी सीमेंट में जब आप वाटर ऐड कर रहे हैं तो उसके बाद रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है। रिएक्शन स्टार्ट होने पे एक कंपाउंड बन रहे हैं। तो कब कौन सा कंपाउंड बन रहा है उस चीज को यहाँ से आप देख सकते हैं। यानी 24 घंटे के अंदर C3H बन जाता है। 7 दिनों पे वाटर ऐड करने के बाद की कहानी है। वाटर ऐड करने के 7 दिनों के अंदर आपका C3H बन जाता है। 3 साल तक आपका क्या बन जाता है? C2S बन जाता है। अब क्वांटिटी की बात हो गई, कब बन रहा है इसकी बात हो गई, नाम की बात हो गई। अब समझिए कि यहाँ पे चीज, यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो C3S और C2S दोनों मिला करके 70 से 80% के आसपास हैं, दोनों क्वांटिटी अगर आप ध्यान देंगे तो। बाकी जो बचे हैं उसमें कौन कौन से आते हैं? C3A C4A आ रहे हैं। देखिए हो क्या रहा होगा, जो इंग्रेडिएंट है लाइम, सिलिका, एल्यूमिना, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशियम, सल्फर, एल्कली जो भी है, जब उसमें वाटर ऐड किए होंगे तो ये आपस में रिएक्ट किए होंगे और रिएक्ट करने के बाद ये कंपाउंड बनाए होंगे। देख भी सकते हैं किसी में आपका लाइम भी है, एल्यूमिना भी है, यानी ये दोनों आपस में रिएक्ट किए होंगे कुछ इस तरीके से, फिर बनाए होंगे। 70 से 80% C3S और C2S कवर करते हैं। C3S C4A आप जो है 20 to 30% कवर करते हैं। यानी ज्यादा क्वांटिटी C3S और C2S की है और होनी भी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? इसके वर्क को देखिए तब समझ में आए। देखिए इन दोनों का काम क्या होता है? इन दोनों का काम जो है सेटिंग टाइम कंट्रोल करना होता है, यानी सेटिंग टाइम से रिलेटेड वर्क होता है। सेटिंग टाइम से रिलेटेड वर्क होता है और इन दोनों का काम जो होता है वो क्या होता है? स्ट्रेंथ से रिलेटेड। C3S और C2S जो है स्ट्रेंथ को कंट्रोल करते हैं। C3S C4A को मेनली जो है सेटिंग टाइम को कंट्रोल करते हैं। अब देखिए, अब इसमें भी अगर मैं बात करूं C3S और C2S को, जैसे मैंने बोला कि ये स्ट्रेंथ को कंट्रोल करते हैं। इसमें ज्यादा क्वांटिटी किसकी है? C3S की। और C3S की ज्यादा क्वांटिटी के होने की वजह से ऐसा बोल सकते हैं ज्यादा ये मेन रोल प्ले कर रहा है स्ट्रेंथ के लिए। ऐसे भी बोल सकते हैं, या फिर ऐसे देखिए 7 दिनों पे बन रहा है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि सीमेंट जो बनाया जा रहा है उसके अंदर अर्ली स्ट्रेंथ यानी जल्दी स्ट्रेंथ आ रहा है जो, वो किसकी वजह से आ रहा है? तो 4 कंपाउंड है, C3A C4A और C3S C2S। तो अर्ली स्ट्रेंथ किसकी वजह से आता है? C3S की वजह से। क्यों? क्योंकि वो 7 दिनों पे बन जाता है। अब C2S जो है जल्दी, जो अर्ली स्ट्रेंथ है उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि C2S जो है कब बन रहा है? 3 साल के आसपास बन रहा है, बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है। यानी वो अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, यानी जो प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, यानी फाइनल स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। फाइनल स्ट्रेंथ, अल्टीमेट स्ट्रेंथ, प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? C2S रिस्पॉन्सिबल होगा। और जो अर्ली स्ट्रेंथ, शुरुआती दिनों में जो कंक्रीट के अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रेंथ आ रहा है, वो किसकी वजह से आ रहा है? C3S की वजह से। ठीक, अब सेटिंग की बात कर रहे हैं हम लोग, तो सेटिंग टाइम कंट्रोल कर रहा है C3A C4A। अगर इसमें भी मैं पूछ लूं आपसे कि ज्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन हो जाएगा? C3A। मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर क्विक सेटिंग C3A हो जाए। अब यहाँ पे एक बात समझिए आप, जैसे मैंने बोला आपसे ये कंपाउंड बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अर्ली स्ट्रेंथ के लिए अगर मैं पूछूं आपसे, अर्ली स्ट्रेंथ के लिए, तो आपने क्या बताया? C3S बताया, ठीक। और अगर मैं पूछूं अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए, अल्टीमेट स्ट्रेंथ यानी फाइनल स्ट्रेंथ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? C2S। अगर मैं पूछूं क्विक सेटिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, तो क्या जवाब होगा आपका? दोनों रिस्पॉन्सिबल होंगे। हाँ, C3S अर्ली स्ट्रेंथ और C2S में अल्टीमेट स्ट्रेंथ, ठीक। अगर मैं पूछूं क्विक सेटिंग टाइम के लिए, यानी क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी जो आ रही है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो दोनों रिस्पॉन्सिबल होंगे, C3A भी और C4A भी, दोनों रिस्पॉन्सिबल होंगे। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि ज्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर क्विक सेटिंग, मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर क्विक सेटिंग, तब क्या आंसर हो जाएगा? यहाँ पे C3A हो जाएगा, ठीक। दोनों में ज्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन होगा?
तो C3A हो जाएगा। अब एक चीज समझिए यहाँ पे आप, जैसे मैंने बताया यहाँ पे कि C3S ज्यादा स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एक टर्म आपने सुना होगा स्ट्रिपिंग ऑफ फॉर्म को कितने दिनों पे हटाया जाता है। एक टर्म सुना होगा आपने क्यूरिंग पीरियड, यानी जो तराई करी जाती है स्ट्रक्चर को बनाने के बाद क्यूरिंग करा जाता है, वो कितने दिनों तक किया जाता है। तो इसमें आंसर क्या होता है, मिनिमम क्यूरिंग पीरियड कितना होता है, 7 डेज। कोई भी स्ट्रक्चर हो मिनिमम क्यूरिंग पीरियड अगर बोला जाए तो कितना बताते हैं आप, 7 डेज बताते हैं। अच्छा, क्यूरिंग पीरियड का मतलब क्या हुआ कि कितने दिनों तक आपको पानी मेंटेन करके रखना है, यानी मॉइस्चर देना है, यही तो बात हुआ। क्यूरिंग को आगे हालांकि कंक्रीट चैप्टर में हम लोग प्रॉपर तरीके से देखेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैं रिलेट करना चाह रहा हूँ। रिलेट इस तरीके से करना चाह रहा हूँ कि देखिए, पानी इसलिए दिया जाता है, दो रीजन होते हैं। एक, जब आप सीमेंट को यूज करके स्ट्रक्चर बनाते हैं तो केमिकल रिएक्शन होता है जिसकी वजह से हीट जनरेट। अब वो हीट निकलेगा, हीट जब निकलेगा तो मॉइस्चर को खत्म करेगा, जिसकी वजह से सिंकेज बढ़ सकता है, स्ट्रक्चर फेल हो सकता है। तो यानी जितने दिनों तक ज्यादा हीट जनरेट हो रहा है या जितने दिनों तक केमिकल रिएक्शन हो रहा है उतने दिनों तक आपको क्यूरिंग करना पड़ेगा, यानी तराई करनी पड़ेगी। अब बात ये होती है तो इस हिसाब से देखा जाए तो 3 साल तक करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। C2S धीरे धीरे करके बनता है और C2S की वजह से बहुत कम हीट जनरेट होता है, यानी हीट ऑफ हाइड्रेशन की क्वांटिटी C2S की वजह से बहुत कम होती है। इसलिए C2S को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर सकते हैं। बाकी जितने कंपाउंड बन रहे हैं, जितने दिनों तक बन रहे हैं, उतने दिनों तक आपको क्यूरिंग मिनिमम करना ही पड़ेगा, यानी 7 दिनों तक आपको क्यूरिंग करना ही पड़ेगा। उसके बाद और कर रहे हैं तो और अच्छी बात है, और अच्छी स्ट्रेंथ आपको मिलेगी, लेकिन मिनिमम क्यूरिंग पीरियड कितना होना चाहिए, 7 डेज। यहां से भी आप रिलेट कर सकते हैं, 7 डेज से कम नहीं होना चाहिए। ये एक रिलेशन के लिए है, बाकी और आगे इसमें समझते हैं हम लोग। अब देखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेस्ट सीमेंटिंग कंपाउंड, बेस्ट सीमेंटिंग कंपाउंड कौन सा है, बेस्ट सीमेंटिंग कंपाउंड कौन सा होता है, C3S। पुअरेस्ट सीमेंटिंग कंपाउंड, पुअरेस्ट सीमेंटिंग कंपाउंड कौन सा होता है, C4AF। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। फिर नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग, बेस्ट सीमेंटिंग कंपाउंड हो गया, पुअरेस्ट सीमेंटिंग कंपाउंड हो गया। अब बात करते हैं हम लोग रेट ऑफ हाइड्रेशन। रेट ऑफ हाइड्रेशन, रेट ऑफ हाइड्रेशन में कौन सा कंपाउंड, अगर ऐसे देखा जाए रेट ऑफ हाइड्रेशन में, तो C4AF, C3A, C3S और C2S। ठीक, हाँ, बेस्ट सीमेंटिंग कंपाउंड हो गया C3S। और रेट ऑफ हाइड्रेशन की बात करी जाए तो C4AF, C3A, C3S और C2S। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि सीमेंट में वाटर से रिएक्ट करने वाला सबसे पहला कंपाउंड कौन सा है, वो C3A होता है। लेकिन रेट ऑफ हाइड्रेशन की बात करेंगे आप तो C4AF होगा, फिर C3A होगा, फिर C3S, फिर C2S होगा। लेकिन वाटर से रिएक्ट करने वाला पहला कंपाउंड कौन सा होता है, C3A होता है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया, तो कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए आप। C4AF, C3A, C3S, C2S, लेकिन पहला रिएक्ट करने वाला कंपाउंड कौन सा होगा, C3A होगा, ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग रेट ऑफ हाइड्रेशन के बाद रेट ऑफ स्ट्रेंथ की बात करें। अगर रेट ऑफ स्ट्रेंथ, तो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ अगर बात करेंगे C3S, उससे कम C2S, उससे कम C3A, उससे कम C4A। चलिए अब बात करते हैं रेट ऑफ स्ट्रेंथ के बाद रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन। रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन, रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन में क्या होगा, सबसे ज्यादा हीट जनरेट करने वाला C3, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, उससे कम C3S, उससे कम C4AF और उससे कम C2S। सबसे ज्यादा हीट जनरेट करने वाला कंपाउंड कौन सा है, C3A, उससे कम C3S, उससे कम C4AF, उससे कम C2S। अभी कितना करता है ये भी देख लीजिए। अगर आप हीट की बात करेंगे तो आप जूल में देख सकते हैं आप इसको। C3A जो है 865 जूल पर ग्राम हीट जनरेट करता है,
C3S जो है 500 जूल पर ग्राम हीट जनरेट करता है। C4AF जो है 420 जूल पर ग्राम हीट जनरेट करता है। और C2S जो है 260 जूल पर ग्राम हीट जनरेट करता है। कई लोग इसे कंफ्यूज हो जाते हैं, कैलोरी में अगर आ जाता है तो आप इसी को डिवाइड कर दीजिए 4.18 से, आपको यही चीज किस में मिल जाएगी, कैलोरी में मिल जाएगी। मतलब एनर्जी का यूनिट है, आप जूल में भी दिखा सकते हैं, कैलोरी में भी दिखा सकते हैं, तो मैंने आपको जूल में दिखा दिया है यहाँ पे। ठीक, तो यानी सबसे ज्यादा हीट जनरेट करने वाला कंपाउंड कौन सा है, C3A, और सबसे कम हीट जनरेट करने वाला कंपाउंड कौन सा है, C2A। यहां से आप देखेंगे तो आपको एक प्रोसेस समझ में आएगा कि सीमेंट में हो क्या रहा है। और मैं किस सीमेंट की सारी कहानी आपको बता रहा हूं, सारी कहानी किस सीमेंट की है, तो पोर्टलैंड सीमेंट की। ठीक, अगर आपको ये कहानी समझ में आए कि किस में कंपाउंड क्या है, इनका काम क्या है, कौन कौन से कंपाउंड बन रहे हैं, कितनी क्वांटिटी में बन रहे हैं, कब बन रहे हैं, कितना हीट जनरेट हो रहा है, कितना स्ट्रेंथ मिला है, सारी कहानी अगर समझ में आ जाए तो बाकी जो मैक्सिमम सीमेंट जो ओपीसी से बनते हैं, यानी इस पोर्टलैंड सीमेंट से बनते हैं, बनाना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा एक एग्जांपल के तौर पे ले चलते हैं हम लोग। एग्जांपल के तौर पे अगर चले, यहाँ पे बात करी जाए कौन से सीमेंट को लिया जाए, कोई भी एक अलग सा सीमेंट ले लीजिए, पोर्टलैंड सीमेंट के अलावा आप ले लीजिए लो हीट सीमेंट ले लीजिए। मान लीजिए लो हीट सीमेंट अगर आपको बनाना है, अगर आपको लो हीट सीमेंट बनाना है, कैसे बनेगा, ओपीसी से बनेगा। तो अगर आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ रहा है तो ओपीसी में ऐसा क्या किया जाए जिसकी वजह से लो हीट सीमेंट मिल जाए। अब देखिए लो हीट यानी हीट क्या हो, कम। अब ओपीसी में कुछ ऐसे चेंजेस करने होंगे जिसकी वजह से हीट कम हो जाए। तो ओपीसी में ऐसे क्या चेंजेस किए जाए जिससे हीट ऑफ एडिशन कम हो, तो इसको समझिए। तो आपको ये देखना होगा कि ओपीसी में कौन हीट ज्यादा जनरेट कर रहा है। तो अभी मैंने आपको बताया ज्यादा हीट कौन जनरेट कर रहा है, C3A। कम हीट कौन जनरेट कर रहा है, C2S। तो जो ज्यादा हीट जनरेट कर रहा है ओपीसी में, अगर उसको कम कर दिया जाए तो उसी सीमेंट को हम लोग क्या नाम दे देंगे, लो हीट सीमेंट नाम दे देंगे। तो ज्यादा हीट कौन जनरेट कर रहा है, C3A। तो C3A को हमने कम कर दिया। C3S भी ज्यादा हीट जनरेट कर रहा है तो उसको भी कम कर दीजिए। C2S कम हीट जनरेट कर रहा है तो उसको क्या कर दीजिए, आप बढ़ा दीजिए। ऐसा नहीं है कि सबको कम ही करते चले जाएंगे, 4 कंपाउंड है, परसेंटेज में है, 2 को अगर आप कम कर रहे हैं तो उसको बढ़ाना भी पड़ेगा, यानी C2S को बढ़ाना पड़ेगा। और इससे जो सीमेंट बनेगा, ये बन के जो सीमेंट आया, इसी सीमेंट को आप क्या नाम दे देंगे, लो हीट सीमेंट नाम दे देंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक और ले सकते हैं, एक और सीमेंट जैसे आप ले सकते हैं रैपिड हार्डेनिंग सीमेंट ले लीजिए, रैपिड हार्डेनिंग सीमेंट। ये रैपिड हार्डेनिंग सीमेंट की अगर बात करी जाए तो ऐसा सीमेंट जिसमें स्ट्रेंथ जल्दी मिलता है, रैपिड हार्डेनिंग स्ट्रेंथ जल्दी मिलता है। डिक्रीज C3A को कम करेंगे, उसके साथ साथ C3S को भी कम करेंगे हम लोग, क्योंकि C3S भी ज्यादा हीट जनरेट कर रहा है। और जो कम हीट जनरेट करेंगे C2S, उसको क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो रैपिड हार्डेनिंग सीमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग। रैपिड हार्डेनिंग सीमेंट वो सीमेंट जो स्ट्रेंथ जल्दी देता है। हार्डेनिंग का मतलब यहाँ पे स्ट्रेंथ से है, आप सेटिंग से मत ले जाइएगा। तो स्ट्रेंथ अगर आपको जल्दी चाहिए तो ये देखना होगा कि ओपीसी में ऐसा क्या किया जाए कि स्ट्रेंथ जल्दी मिल जाए। यानी जो ज्यादा स्ट्रेंथ, जल्दी स्ट्रेंथ देने वाले कंपाउंड हैं ओपीसी में, उनको बढ़ा दिया जाए। जो लेट स्ट्रेंथ दे रहे हैं उनको कम कर दिया जाए। तो जल्दी स्ट्रेंथ देने वाले कौन है ओपीसी में, अगर आप देखेंगे तो वो है C3S। अभी बात की हम लोग, तो C3S को क्या करिए, आप कम कर देंगे कि बढ़ा देंगे, ये गलत लिख दिया मैंने। C3S को क्या कर दिया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा। और जो लेट देने वाला स्ट्रेंथ है उसे क्या कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा। तो C3S बढ़ा देने से स्ट्रेंथ और जल्दी मिलेगा, और C2S कम कर देंगे तो स्ट्रेंथ जो लेट मिल रहा था उसे, उसके चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो मैं आपको बस एक एग्जांपल दे रहा हूं, इसको हम लोग टाइप्स ऑफ सीमेंट में कवर करेंगे कि ये सीमेंट जितने भी हैं वो कैसे बनाया जा रहा है। लेकिन मैंने आपको एक रिलेट करके दिखाया यहाँ पे कि अगर ओपीसी का प्रोसेस और फंक्शन आपको समझ में आ जाए तो ये आसानी से समझ में आ जाएगा
ये जितने भी सीमेंट बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं, तो ओपीसी में क्या क्या चेंजेस होंगे, कंपाउंड में चेंजेस किया या किसी भी चीज में, जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे आपने देख लिया कि कंपाउंड में चेंजेस करके आप सीधे सीधे क्या बना दिए, फ्लूइड सीमेंट बना दिए, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट बना दिए। ठीक, अब इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं, इसके लिए मुझे पेज ऐड करना पड़ेगा। हम्म, ठीक। तो अब बात कर रहे हैं, अगर इन चीजों को समझ रहे हैं, अगर सेटिंग एक्शन को समझ रहे हैं हम लोग। नमस्कार नमस्कार, यस गुप्ता, क्या हाल है? तो आते हैं हम लोग, सेटिंग एक्शन को समझ रहे हैं, कंपाउंड कौन कौन से बने, यानी बॉक्स कंपाउंड की कहानी आपने समझ, थोड़ा सा और डिटेल, क्योंकि पूरा फंक्शन अगर समझ में आ जाए तो बाकी कुछ समझने की वाली चीज है ही नहीं। अगर ये समझ में आ जाए तो फिर बाकी आगे जितने भी सीमेंट है उसको आसानी से समझ सकते हैं हम, इसलिए इस पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। अब देखिए होता क्या है, जैसे सीमेंट में आप सीमेंट में आप जब वाटर मिलाते हैं, कलर चेंज कर दिया, बहुत बढ़िया। यूपीपीएससी का एग्जाम तो पोस्टपोन हो गया, वो तो 13 दिसंबर को चला गया ना। एसएससी जेई का तो पोस्टपोन नहीं होगा, और इस बार वाला भी फॉर्म आ गया है, आई होप सब लोग भर दिए हैं। सतीश तो भर दिया था, अपना फोटो भी डाल दिया था, वो तो फेसबुक पे स्टेटस पे पता नहीं कहाँ था। तो चलिए स्टडी करते हैं, फिर से आगे बढ़ते हैं हम लोग, कहानी को समझते हैं। तो सीमेंट में जब आप वाटर ऐड करते हैं, ये केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होता है। इसके साथ साथ एक बात को और समझिए कि इसके अंदर सीएसएच जेल का फॉर्मेशन होता है, कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट जेल बोला जाता है इसे। और ये जेल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब आप पेस्ट बनाते हैं ना, सीमेंट में वाटर मिला करके जो पेस्ट बनता है, तो वो स्टिकी नेचर का होता है। वो स्टिकी नेचर का किस वजह से होता है? वो सीएसएच जेल की वजह से। यानी जब आप सीमेंट में वाटर ऐड कर रहे हैं तो चार कंपाउंड बन रहे हैं, उसके साथ साथ उस कंपाउंड के बनने के साथ साथ उस पेस्ट में सीएसएच का फॉर्मेशन हो रहा है। और यही रीजन है कि वो पेस्ट स्टिकी नेचर का बन रहा है, बाइंडिंग प्रॉपर्टी अच्छी आ रही है, और वो उसका एक विस्कोसिटी मेंटेन कर रहा है। शायद ये सीएसएच जेल नहीं रहता तो वो विस्कोसिटी मेंटेन नहीं कर पाता, शायद वो बाइंडिंग प्रॉपर्टी उतनी अच्छी जनरेट नहीं हो पाती, तो सीएसएच जेल का फॉर्मेशन होता है। अब इसकी कहानी समझिए थोड़ा सा। मैं पूरे सीमेंट में वाटर को ऐड करने के बाद क्या क्या प्रोसेस हो रहा है वो सारी चीजें यहाँ पे इकट्ठा कर रहा हूँ। अभी मैंने बताया चार कंपाउंड बन रहे हैं, वो कहानी खत्म हुई। अब दूसरी कहानी ये है कि इसके अंदर सीएसएस का फॉर्मेशन होता है। ये कैसे होता है, अब इस बात को भी समझिए। जैसे कि होता क्या है कि जब रिएक्शन होता है तो C3H, C4F, C2F ये सारी चीजें बनती है, तो C3H बना। अब ये C3H जो बनता है ये पानी के साथ मिल करके, यहाँ पे ये H2O है पानी, ये पानी के साथ मिल करके CSH बनाता है, और इसके साथ साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, ध्यान दीजिएगा। अगर आप कहेंगे तो अभी मैं बैलेंस कर दूंगा इसे, लेकिन वो बच्चों वाला खेल है, उस पर ध्यान नहीं दीजिए। CSH जेल बनेगा और उसके साथ साथ क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, उसके साथ साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। देखिए अभी बात करें आप तो C3H प्लस 6H,
C3S को अगर आप चाहते हैं रिएक्शन प्रॉपर हो तो C3S के लिए पानी ज्यादा चाहिए होता है, और इसके लिए पानी कितना चाहिए, 24% पानी चाहिए होता है। इसके लिए पानी कितना चाहिए होता है, 24%। C3S के रिएक्शन के लिए 24% पानी चाहिए होता है, 24%, और C2S के रिएक्शन के लिए 21% वाटर चाहिए होता है। क्या होगा? एक सेकेंड, ठीक है, इसे छोड़िए। तो C2S के लिए पानी की जो रिक्वायरमेंट होती है वो 21% होती है, 21% है, और C3S के लिए जो है 24% वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। देखिए C3S अगर मान लीजिए 100 है तो 24% वाटर चाहिए होता है, C2S अगर 100 है तो आपको 21% वाटर चाहिए हो, यानी 21 यूनिट पानी चाहिए। अब मैं इसको बैलेंस कर रहा हूँ, इधर ला रहा हूँ, इधर देखेंगे तो 124 यूनिट इधर है तो इधर भी 124 यूनिट होगा। तो इधर जब C3S वाटर के साथ मिल करके CSH बनाता है, उसके साथ साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बनाता है। अब यहाँ पे जो CSH बनता है वो कितना यूनिट बनता है, 75 यूनिट बनता है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बनता है वो कितना यूनिट बनता है, 49 यूनिट बनता है। दोनों को जोड़ेंगे तो 124 आ जाएगा, आप देख सकते हैं। अब C2S वाली रिएक्शन में अगर आप देखेंगे तो CSH यहाँ पे बनता है कितना, 99 यूनिट, और 22 यूनिट क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इस रिएक्शन को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे देखेंगे अगर आप तो CSH की जो ज्यादा क्वांटिटी है वो किस में बन रही है, C2S में बन रही है। SSC JEE 2019 में कितनी सीट है, आया तो है 400 कुछ सीट शायद है, अभी ध्यान नहीं आ रहा, अभी देखा मैंने था, एक लोगों ने RTI डाला था, 400 था या 200 कुछ था, 200 समथिंग था शायद। सीट बहुत कम है, हालांकि आपको कंफर्म करके मैं कल बता दूंगा अगर सीट जाननी है तो, क्योंकि देखा था मैंने, अभी भूल गया। 200 था शायद, 200 कुछ सीटें, सीट बहुत कम है। तो अभी यहाँ बात कर रहे हैं हम लोग, तो C3S में अगर आप बात करेंगे तो 75 यूनिट CSH बन रहा है, और C2S में अगर आप देखेंगे तो 99 यूनिट बन रहा है। इसके साथ साथ आप ये भी देखिए कि ये जो कंपाउंड है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को भी बना है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ये अनडिजायरेबल होता है, यानी हमें जरूरत नहीं होती है इसकी, और ये आकर के सब प्रोसेस को खराब करता है। कैसे खराब करता है आप इस बात को समझिए। देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ये वाटर में सॉल्युबल होता है। जैसे मान लीजिए आपने स्ट्रक्चर बनाया, उसमें आपने सीमेंट को यूज कर लिया, पानी पड़ने पे उसके अंदर CSH बन रहा है या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर बना है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर बना है, बाद में बारिश अगर हुआ तो बारिश होते ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जो पानी मिलेगा वो वाटर में सॉल्युबल हो जाएगा, और वाटर में अगर सॉल्युबल हो गया तो वो उसके साथ क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा, सॉल्युबल होकर के बाहर निकल जाएगा, और जब बाहर निकल जाएगा स्ट्रक्चर में से तो वहां पे खाली जगह होगा, सिंकेज आ सकता है, स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, फेल हो सकता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसी वजह से बोला जाता है अनडिजायरेबल प्रोडक्ट है, अनडिजायरेबल कंपाउंड है, जिसकी जरूरत हमें नहीं है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जितना कम बने उतना हमारे लिए अच्छा है। हालांकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में अगर आप देखेंगे तो एक अच्छी बात आपको दिख सकती है, क्या अच्छी बात से दिख सकती है ये समझिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है अगर है ये पीएच की वैल्यू को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, और पीएच की वैल्यू लगभग 13 के आसपास पहुंच जाती है। यानी सीमेंट, अगर आपसे पूछा जाए कि सीमेंट एसिडिक नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है, तो वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है सीमेंट, या कंक्रीट बोल दिया जाए तो वो भी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। यानी कंक्रीट या सीमेंट में पीएच वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, 13 के आसपास होती है। वो किस वजह से होती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की वजह से होती है। अगर पीएच वैल्यू ज्यादा है तो अगर उस कंक्रीट में आप स्टील ले रहे हैं, रीइंफोर्समेंट यूज कर रहे हैं, तो उसमें कोरोजन के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ये एक फायदा आपको दिखेगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का बस एक ही फायदा है कि ये कोरोजन के चांसेस को क्या कर देगा, कम कर देगा, लेकिन नुकसान उससे ज्यादा है। नुकसान क्या है कि अगर ये स्ट्रक्चर के अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया
तो बाद में अगर बारिश हुआ तो बारिश होने से वो पानी अगर अंदर जाएगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बारिश के पानी से सॉल्युबल होकर के घुल करके बाहर निकल जाएगा, जिसकी वजह से उसमें क्रैक्स आ सकते हैं, सिंकेज आ सकता है, स्ट्रक्चर फेल हो सकता है, नुकसान जाते हैं। तो हमें देखना यह है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ज्यादा किस में बन रहा है, C3S वाले में, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कम किस में बन रहा है, C2S वाले में। इस बात का ध्यान रखना है आपको कि C2S एक अच्छा सीमेंट अगर आप बना रहे हैं तो किसके कंपाउंड को ज्यादा करने की कोशिश करेंगे, C2S ज्यादा करने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से स्ट्रक्चर हमारा क्या होगा, सेफ हो जाए। ठीक है। अगर आपसे पूछे क्वेश्चन कि एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि सीमेंट जो है उसमें बेस्ट सीमेंटिंग कंपाउंड कौन सा है, सीमेंटिंग कंपाउंड कौन सा है, तो C3S। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि एक अच्छे सीमेंट के लिए, गुड सीमेंट को बनाने के लिए, एक अच्छे सीमेंट को बनाने के लिए कौन सा कंपाउंड ज्यादा रखा जाए, तब आपका जवाब क्या होगा, C2S। क्यों? क्योंकि C2S में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कम होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कम होगा तो लीचिंग के चांसेस कम है, यानी सॉल्युबल होके बाहर निकलने के चांसेस कम है, जिसकी वजह से क्रैक्स के चांसेस कम है, जिसकी वजह से स्ट्रक्चर के फेल होने के चांसेस भी कम है। हाँ, सीट कम हो गया है, फिर भी उसमें मैनेज किया जाएगा। अब क्या कर सकते हैं इसके लिए। ठीक। तो अगर कहानी समझी जाए तो C3S जो है CSS को भी कम कर रहा है, यानी जो जेल बनना चाहिए वो भी कम बन रहा है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ज्यादा बन रहा है। तो इस नजरिए से मैंने आपसे बोला कि एक अच्छे सीमेंट में कौन से कंपाउंड ज्यादा होनी चाहिए, C2S जो है ज्यादा होना चाहिए। अब बात अगर समझा जाए, ये CSS जो मैं आपको बोल रहा हूं, अगर इसका प्रॉपर फॉर्मूला रखेंगे तो C3S2S3 लिख सकते हैं आप, और C3 का मतलब 3CaO, और S2 का मतलब हुआ 2SiO2, और S3 का मतलब हुआ यहाँ पे 3S2। इसको बोला जाता है क्या, कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट जेल। इसे बोला जाता है कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट जेल। अब एक पॉइंट समझिए, जब ये सीमेंट बनता है तो जो जेल बनता है उसके साथ साथ उसके अंदर, पेस्ट के अंदर कुछ पोर्स भी बनते हैं। जैसे पेस्ट बना तो CSS जेल होगा और कुछ खाली जगह भी होंगे, वर्ड्स भी होंगे जिन्हें पोर्स बोले जाए। तो जेल के साथ साथ पोर्स भी बनता है, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। और शायद इसी पोर्स को रिमूव करने के लिए हम लोग कॉम्पैक्शन करते हैं, जब कंक्रीटिंग करते हैं तो ये जितने खाली जगह है वो निकल जाए, क्योंकि डेंस होगा, वर्ड्स रिमूव होंगे, पोर्स रिमूव होंगे, डेंस होगा, तो आपका जो कंक्रीट होगा या जो स्ट्रक्चर होगा उसके अंदर अच्छी स्ट्रेंथ आएगी, ड्यूरेबिलिटी अच्छी आएगी। इसीलिए हम लोग ये कॉम्पैक्शन का काम करते हैं। अब बात ये समझनी है हमें, अगर ये पूरी कहानी समझ रहे हैं आप, तो आपसे अगर पूछा जाए कि भाई ये पूरा सिस्टम तो समझ में आ गया कि सीमेंट था, इंग्रेडिएंट थे, वाटर ऐड किया, रिएक्शन स्टार्ट हुआ, अपना अपना काम किया, ठीक है, पूरी कहानी समझ में आ गई। अब बात ये समझनी होगी हमें कि जो सीमेंट है उसमें वाटर ऐड अगर आप कर रहे हैं तो कितना वाटर ऐड किया जाए जिसकी वजह से वो केमिकल रिएक्शन जो है प्रॉपर तरीके से हो सके। ऐसा तो है नहीं कि 50 किलोग्राम सीमेंट लिया आपने, 1 लीटर पानी मिला रहे हैं तब भी रिएक्शन हो जा रहा है, या फिर जो है 200 किलो पानी मिला दे रहे हैं, 200 लीटर पानी मिला दे रहे हैं तब भी। तो एक समझना होगा हमें कि कितना वाटर ऐड करना चाहिए। तो अगली हेडिंग यही लिख रहे हैं हम लोग, वाटर रिक्वायरमेंट फॉर हाइड्रेशन प्रोसेस। हाइड्रेशन प्रोसेस के लिए कितना वाटर चाहिए होगा। चलिए इस बात को समझते हैं हम लोग। वाटर रिक्वायरमेंट फॉर हाइड्रेशन प्रोसेस। हाइड्रेशन का मतलब क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शन के लिए कितना पानी चाहिए होगा। तो जब आप सीमेंट लेते हैं तो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया कि केमिकल रिएक्शन के लिए 23%, केमिकल रिएक्शन के लिए अगर आप प्रॉपर तरीके से चाहते हैं केमिकल रिएक्शन हो तो इसके लिए आपको वाटर ऐड करना पड़ेगा कितना, 23%। 23% मैंने कैसे बोला, मैंने आपसे बताया कि C3S के लिए 24% चाहिए होता है पानी, और C2S के लिए 21%।
24%, 21% का एक एवरेज वैल्यू मैंने ले लिया है क्या, 23%। 23% ऑफ सीमेंट वेट, सीमेंट का जो भी वेट है उसका 23% केमिकल रिएक्शन के लिए चाहिए। लेकिन देखिए होता क्या है, जब आप वाटर ऐड करेंगे तो उसके साथ साथ CSH जेल भी बनेगा, और जेल में पोर्स भी बनेंगे, तो पोर्स को सेचुरेट करने के लिए, उनको भरने के लिए भी वाटर चाहिए होता है, यानी इसके लिए भी वाटर देना पड़ेगा आपको। जेल पोर्स के लिए आपको वाटर कितने देने की जरूरत पड़ती है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू अगर देखा जाए तो 15%। ये जरूरी इसलिए भी हो गया, समझिए इस बात को। आप बोलेंगे केमिकल रिएक्शन से मतलब है क्योंकि हाइड्रेशन मैंने बोला है, तो जेल पोर्स में ना हो तो देखिए, अगर जेल पोर्स में नहीं भरोगे आप, अगर वो खाली रह गया तो वो केमिकल रिएक्शन वाले वाटर को भी शायद यूज कर सकता है, यानी केमिकल रिएक्शन के लिए वाटर की कमी पड़ सकती है, तो हमें ले दे के हमारी मजबूरी हो जाएगी इसको भी मेंटेन करना। तो इसलिए जेल पोर्स के लिए भी जितनी वाटर की रिक्वायरमेंट है उसको देना हमारे लिए जरूरी होता है। तो अब अगर आप चाहते हैं कंप्लीट हाइड्रेशन, प्रॉपर तरीके से केमिकल रिएक्शन हो, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आपको टोटल वाटर कितना देना पड़ेगा, टोटल वाटर कितना देना पड़ेगा, 38% देना पड़ेगा। किसका, सीमेंट वेट का। आपको 38% वाटर देना होगा सीमेंट वेट का, जितना भी आप सीमेंट यूज कर रहे हैं उसका 38%। अब थोड़ा सा बात को समझते हैं हम लोग, बात को समझते हैं हम लोग। देखिए टोटल वाटर की बात करें जाए अगर, तो 38% जैसे हमने बताया। अगर आप बात करेंगे यूज करने जा रहे हैं, तो जेल पोर्स की वाटर को अगर नहीं यूज करेंगे तो वहां वाटर की कमी होगी, केमिकल रिएक्शन नहीं होगा अच्छे से। अगर केमिकल रिएक्शन अच्छे से नहीं होगा तो कंपाउंड नहीं बनेंगे, कंपाउंड C3H C4F C3H C2H, अगर कंपाउंड नहीं बने तो प्रॉपर स्ट्रेंथ आपको नहीं मिलेगी, पहली चीज। दूसरी चीज समझिए, अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि केमिकल रिएक्शन के लिए कितने वाटर की रिक्वायरमेंट है, 23%। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए या फिर कंप्लीट केमिकल रिएक्शन के लिए, कंप्लीट केमिकल रिएक्शन के लिए कितने वाटर की रिक्वायरमेंट है, तब आप 23% मत लगाइएगा, तब आंसर आपका क्या हो जाएगा, 38% हो जाएगा। जितना भी सीमेंट लेंगे उसका 38% वाटर आपको ऐड करना होगा मिनिमम, इससे कम वाटर यूज नहीं कर सकते आप, इससे अधिक वाटर यूज कर सकते हैं। इससे कम यूज करेंगे रिएक्शन प्रॉपर नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब बात यह कैसे थोड़ा इसको और रिलेट किया जाए। आप कंक्रीट में, हालांकि आगे आने वाला है उसमें हम लोग देखेंगे, एक टर्म आता है क्या, वाटर सीमेंट रेशियो। बात को समझिए थोड़ा सा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है वाटर सीमेंट रेशियो को कम किया जाएगा तो स्ट्रेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा, कंक्रीट के स्ट्रेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा, स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। या फिर ऐसे समझिए आप, वाटर सीमेंट रेशियो को अगर आप बढ़ाएंगे तो स्ट्रेंथ, कंक्रीट के स्ट्रेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा, तो स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये रेशियो जब बढ़ेगा, वाटर सीमेंट रेशियो अगर बढ़ेगा तो वाटर क्वांटिटी बढ़ जाएगी, सीमेंट कम हो जाएगा। वाटर बढ़ेगा, सीमेंट कम होगा तो स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, कम होता है। हालांकि वाटर सीमेंट रेशियो का कॉन्सेप्ट जो है प्रोफेसर डफ अब्राम ने दिया था, ये कंक्रीट के लिए है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग रिलेट करने के लिए पढ़ रहे हैं, इसको यूज कर रहा है। अभी ये वाटर सीमेंट, आप ध्यान देंगे यहाँ से एक चीज निष्कर्ष निकल के आएगा कि वाटर सीमेंट रेशियो जितना बढ़ाओगे उतना स्ट्रेंथ क्या होगा, कम होगा। ठीक, जितना बढ़ाओगे स्ट्रेंथ क्या होगा, कम होगा। और वाटर सीमेंट रेशियो अगर आप कम करोगे तो स्ट्रेंथ क्या होगा, बढ़ेगा। तो आपकी कोशिश क्या होगी, अगर आप कंक्रीट में अच्छा स्ट्रेंथ चाहते हैं तो आप वाटर सीमेंट रेशियो को कम करने की कोशिश करेंगे हमेशा। ठीक, अगर आप वाटर सीमेंट रेशियो को कम करेंगे यानी सीमेंट कम, सीमेंट ज्यादा होगा, वाटर क्या होगा, कम होगा। तो सीमेंट ज्यादा वाटर कम, कम करते करते आप इससे कम मत कर देना, किससे कम मत कर देना, 38% से कम मत कर देना। देखिए अब मैं क्या बोल रहा हूँ, फिर से बात को समझिए। वाटर सीमेंट रेशियो कम करेंगे तो स्ट्रेंथ बढ़ेगा, आप तो हमेशा चक्कर में पड़ेंगे स्ट्रेंथ को बढ़ाने के। तो स्ट्रेंथ अगर आप बढ़ाना चाहते हैं बढ़ाइए, बहुत अच्छी बात है,
वाटर सीमेंट रेशियो को कम करके बढ़ाइए। वाटर सीमेंट रेशियो आप कम करेंगे यानी सीमेंट बढ़ेगा, सीमेंट ज्यादा वाटर कम, एक तरीके से वाटर कम होगा, यानी कम करते करते इतना मत कम कर देना कि 38% से भी कम हो जाए। ध्यान दीजिएगा 38% से अगर कम हुआ तो केमिकल रिएक्शन नहीं होगा प्रॉपर, और केमिकल रिएक्शन प्रॉपर नहीं होगा तो स्ट्रेंथ प्रॉपर आपको नहीं मिलेगा, यानी कंपाउंड नहीं प्रॉपर बनेंगे, और कंपाउंड नहीं बनेंगे तो वो स्ट्रेंथ नहीं देंगे, प्रोवाइड नहीं। ये यहां से चीज समझ सकते हैं। अब देखिए बात ये समझिए, दूसरी बात ये समझिए, यानी 38% से कम नहीं यूज कर सकते, हाँ नहीं यूज कर सकते। अगर आप कम करना चाहते हैं तो कुछ भी करके जेल पोर्स के लिए जो वाटर चाहिए उसको हटा दीजिए। अब जेल पोर्स के वाटर को कैसे हटा सकते हैं, यानी जेल पोर्स को हटाना होगा, तो जेल पोर्स को हटा दीजिए, उसके लिए वाटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल 23% वाटर में हमारा काम चल जाएगा, यानी वाटर सीमेंट रेशियो कम हो जाएगा। वाटर सीमेंट रेशियो कम हो गया तो स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं, वाटर सीमेंट रेशियो को कम करना चाहते हैं, तो वाटर को कम करिए, यानी जेल पोर्स को रिमूव करिए। अब जेल पोर्स को कैसे रिमूव किया जा सकता है, इसके लिए आपको क्या करना होगा, प्रॉपर कॉम्पैक्शन करना होगा। ये मैं अब प्रैक्टिकली डील कर रहा हूं आपसे। थ्योरेटिकली पूछेगा केमिकल रिएक्शन के लिए कितना वाटर चाहिए, 23%। जेल पोर्स के लिए कितना वाटर चाहिए, 15%। कंप्लीट हाइड्रेशन, कंप्लीट केमिकल रिएक्शन के लिए कितना वाटर चाहिए, 38%। लेकिन अगर आपको प्रैक्टिकली डील करने जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि जेल पोर्स के लिए वाटर आप ऐड करके चलते हो, थोड़ा बहुत ऐड करके चलते हो, पूरा नहीं, क्योंकि हम लोग कॉम्पैक्शन करते हैं। जब कॉम्पैक्शन करते हैं तो पोर्स तो खत्म हो जाते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा पूरे के पूरे पोर्स कभी नहीं खत्म होते हैं, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। अपर वैल्यू कितना ले सकते हैं वाटर का, 1 मिनट बता रहा हूं। तो पूरे के पूरे जो है पोर्स वो कभी नहीं खत्म होते हैं, इसलिए जेल पोर्स के लिए कुछ ना कुछ वाटर ऐड करके चलते हैं हम लोग। जनरली प्रैक्टिकली अगर बात करूं तो 23% केमिकल रिएक्शन के लिए और 7% तक मिनिमम आप रख लेते हैं जेल पोर्स के लिए, यानी 30% वाटर लगभग मिनिमम, इससे कम नहीं जा सकते आप, इतना मेंटेन करके चलते हैं। प्रैक्टिकली अगर बात करी जाए तो 30% यूज कर सकते हैं आप वाटर, इससे कम जाएंगे तो बहुत कम हो जाएगा वाटर, फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा कंपाउंड बनने में, और कंपाउंड प्रॉपर नहीं बनेंगे तो स्ट्रेंथ आपको प्रॉपर नहीं मिलेगी। ठीक, तो इसलिए देखिए आपको एग्जाम के लिए क्या है वो मैंने बता दिया, अब आपको प्रैक्टिकली डील कर रहा हूं। तो वाटर सीमेंट रेशियो अगर बात करी जाए तो 0.3 तक ले सकते हैं आप, इससे कम मत जाइएगा। अब बात ये पूछने ऊपर जाने की, ऊपर जितना ज्यादा जाओगे आप, जितना ज्यादा वाटर सीमेंट रेशियो करोगे उतना ही स्ट्रेंथ कम होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, उतना ही स्ट्रेंथ कम होगा। अब आप अगर कंक्रीट जब हम लोग पढ़ते हैं तो लीन कंक्रीट आता है, तो लीन कंक्रीट में आप 0.8, 0.9, 1.2 तक चले जाते हो, कोई दिक्कत नहीं। आपको मैं कंक्रीट में बताऊंगा ये चीज, जो ग्रेड होते हैं 10, 15, 20, 25, हालांकि 5 ग्रेड यूज नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं अगर बताऊं उसमें, तो उसमें वाटर सीमेंट रेशियो 1.2 यूज किया जाता है, और वही सबसे अधिक यूज किया जाता है, उससे अधिक किसी ग्रेड में नहीं है। यूज करना चाहे आप कर सकते हैं। तो जितना ज्यादा आप वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ाएं, 1.2 तक गए, ग्रेड बहुत लोअर है। M5 में अगर बात करेंगे, मिक्स 5 में बात करेंगे आप, तो बहुत लोअर ग्रेड है, स्ट्रेंथ भी बहुत क्या हो जाती है, कम हो जाती है, इसी वजह से वहां पर। तो समझिए सतीश, अपर वैल्यू लेने को आप 1.2 तक ले सकते हैं, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि अपर वैल्यू अगर आप बढ़ाएंगे तो स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा कम होगा, और स्ट्रेंथ कम होगा यानी वो लीनर मिक्स होगा, और लीनर मिक्स का कहाँ भी यूज कर सकते हैं उसको आपको ध्यान देना होगा, वो हर जगह यूज नहीं हो सकता है। ठीक है, तो वाटर आपको कितना चाहिए, 38%। वैसे प्रैक्टिकली जो है आप 0.3 तक यूज कर सकते हैं, कम यूज कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाटर सीमेंट रेशियो मिनिमम कितना यूज किया जाता है, और ऑप्शन में 0.4 रहता है। देखिए वाटर सीमेंट रेशियो 0.38 भी लिख सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने बताया आपसे कि वाटर कितना चाहिए, वाटर कितना चाहिए, वाटर कितना चाहिए, 38%। 38% का मतलब क्या होगा यहाँ पे, यानी वाटर 38%, सीमेंट कितना हो, 100 हो। अगर सीमेंट 100 यूनिट है तो वाटर कितना चाहिए होगा, 38 यूनिट चाहिए होगा, ये मतलब होगा। और इसको अगर लिखा जाए तो कितना लिख सकते हैं, 0.3 है।
यही होता है वाटर सीमेंट रेशियो। अगर देखेंगे आप वाटर सीमेंट रेशियो, तो ज्यादातर वाटर सीमेंट रेशियो किसके मल्टीपल में होता है? 5 के मल्टीपल में होता है। यानी इसी को अगर लिखा जाए तो कितना लिख सकते हैं आप? 0.40 लिख सकते हैं। 5 के मल्टीपल में अगर आप देखेंगे तो कितना लिख सकते हैं? 0.40। तो ऑप्शन में ऐसा भी हो सकता है, वाटर सीमेंट रेशियो कितना लिया जाता है मिनिमम, तो 0.40 भी हो सकता है, 0.38 भी हो सकता है। इस बात को समझिएगा। हम्म, ठीक। अब इस पे क्वेश्चन आता है, देखो सतीश रवि, ये देखो ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करता है। आप लोग बहुत क्वेश्चन भेजते हो मुझे मेरे फोन पे, तो ये क्वेश्चन बहुत लोगों ने पूछा हुआ है। 50 kg सीमेंट के लिए कितना वाटर चाहिए? अब 50 kg सीमेंट के लिए कितना वाटर चाहिए ये पूछा जाता है। अब देखो, एक तो क्या है कि सीमेंट के लिए वाटर, वो तो ग्रेड पे डिपेंड करेगा, कंक्रीट के ग्रेड पे डिपेंड करेगा, या फिर आप मुझसे जितना बोलोगे उतना मिलाऊंगा मैं। ऐसा कोई वो थोड़ी ना है कि इतना ही वाटर मिला। ये बड़ा क्या हो जाता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है कई बार, तो इसमें इनसफिशियंट डेटा है, पहली चीज तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए हम लोग ये क्वेश्चन में वाटर सीमेंट रेशियो कितना मान लेते हैं? 0.45। यानी इन जनरल वाटर सीमेंट रेशियो 0.45 दिया जाता है, इसलिए इतना यहाँ मान के कर सकते हैं। तो यहाँ से करोगे तो वाटर निकालना है, सीमेंट 50 kg है, 50 kg है और 0.45 लिया आपने, तो यहाँ से वाटर कितना आ जाएगा? 50 kg इंटू 0.45 कितना आ जाएगा? 22.5 kg आ जाएगा। देखिए वाटर 22.5 kg और लीटर दोनों बराबर मान के चलते हैं, हालांकि थोड़ा सा डिफरेंट होता है। वाटर जो है वो केजी और लीटर यानी वॉल्यूम और मास में देखा जाए थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन हम लोग कैलकुलेशन इजी करने के लिए वाटर के वॉल्यूम को उसके मास के बराबर मान के चलते हैं। यानी 22.5 लीटर में, वॉल्यूम अगर बात करें मीटर क्यूब में नहीं, लीटर में बात कर रहा हूँ, 22.5 लीटर किसके बराबर होगा? 22.5 kg के बराबर होगा। अब देखिए यही क्वेश्चन अगर ऐसे पूछा जाता कि 50 kg सीमेंट के लिए मिनिमम वाटर कितना चाहिए, तब फिर यहाँ पे क्या हो जाता? 50 kg के लिए मिनिमम वाटर कितना चाहिए, तब यहाँ पे वाटर सीमेंट रेशियो आप कितना लेके चल सकते थे? 0.40 लेके चल सकते थे, और यहाँ पे फिर वाटर कितना आ जाता? 20 kg आ सकता। ठीक, तो इस तरीके से क्वेश्चन को डील करना होगा, थोड़ा समझिएगा इस बात को। अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता है तो इस तरीके से डील करना होगा। देखिए आपको मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। ओवरव्यू में हमने आज क्या पढ़ा? हमने आज बीएमसी को स्टार्ट किया। बीएमसी में सबसे पहला टॉपिक हमने सीमेंट को स्टार्ट किया। सीमेंट में हमने समझा कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी 3.15, सीमेंट की बल्क डेंसिटी 1440 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, सीमेंट का 1 बैग का मास जो है वो 50 kg। सिंपल डिफिनीशन पढ़ा, बाइंडिंग मटेरियल है, कोहेसिव एडहेसिव प्रॉपर्टी है। सीमेंट की हिस्ट्री पढ़ी हमने, जोसेफ एस्पेडिन ने इसे बनाया था यूके में, इंग्लैंड में। पोर्टलैंड एक जगह था, पोर्टलैंड एक जगह था, वहां पे बनाया था 1824 में। ठीक है, इसलिए उसका सीमेंट का नाम रखा था पोर्टलैंड सीमेंट। उन्हीं के लड़के थे विलियम एस्पेडिन, उन्होंने और अच्छा काम किया सीमेंट पे। जो कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए फादर ऑफ सीमेंट कौन है, तो जोसेफ एस्पेडिन है। फादर ऑफ मॉडर्न सीमेंट कौन है, तो विलियम एस्पेडिन, उन्हीं के लड़के हैं, उन्होंने काम किया। वही पोर्टलैंड सीमेंट बाद में इनहेंस किया गया, तो ओपीसी के नाम से आया। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट अलग अलग ग्रेड में आया, ओपीसी 33, 43, 53। सीमेंट एक केमिकली एक्टिव मटेरियल है, वाटर को ऐड करते ही रिएक्शन स्टार्ट होता है, कंपाउंड बनते हैं। कंपाउंड कौन कौन से बनते हैं? C3H, C4F, C3H, C2H। इसीलिए हमें सीमेंट के इंग्रेडिएंट को समझना होगा। तो कौन कौन से इंग्रेडिएंट हैं इसके अंदर? इंग्रेडिएंट कौन कौन से हैं? तो लाइम है, सिल्का है, एल्यूमिना है, आयरन ऑक्साइड है, मैग्नीशिया है, सल्फर है, एल्कलीज है, कैल्शियम सल्फेट है। कैल्शियम सल्फेट को अभी भी मैं थोड़ा बहुत डिस्कस किया हूँ, बाकी अभी लास्ट में करूंगा, क्योंकि लास्ट में मिलाया जाता है, क्वांटिटी मिलाई जाती है, उनका रोल होता है। लाइम जैसे स्ट्रेंथ साउंडनेस, सिल्का जैसे स्ट्रेंथ, एल्यूमिना जैसे सेटिंग टाइम, आयरन ऑक्साइड कलर स्ट्रेंथ साउंडनेस, कलर स्ट्रेंथ हार्डनेस, मैग्नीशिया कलर स्ट्रेंथ हार्डनेस, सल्फर साउंडनेस, एल्कलीज एफ्लोरेसेंस, कैल्शियम सल्फेट सेटिंग टाइम में डिले करना यानी सेटिंग टाइम को बढ़ाना। फिर मैंने बताया आपसे कि एक्सेस करेंगे आप, तो लाइम को अगर ज्यादा मात्रा में करेंगे तो क्या होगा? अनसॉल्वनेस प्रॉपर्टी आएगी। सिल्का को करेंगे तो स्ट्रेंथ तो बढ़ेगा, सेटिंग टाइम बढ़ जाएगा। एल्यूमिना को अगर बढ़ाएंगे तो स्ट्रेंथ कम होगा। इस तरीके से मैंने बात करी।
अब इंग्रेडिएंट के बाद मैंने बताया कि रिएक्शन होगा, वाटर ऐड करेंगे, आपस में रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट करके कंपाउंड बनाएंगे। कंपाउंड जो बनाएंगे उस कंपाउंड को क्या बोल रहे हैं आप, बोक्स कंपाउंड बोल रहे हैं। बोक्स कंपाउंड में कौन कौन से कंपाउंड हुए, C3H4F, C3H2H। सब कब बन रहे हैं, C3H4F जो है 24 घंटे के अंदर बन जाता है, और C3H4F 24 घंटे के अंदर बन जाता है। C3H जो है, C3H जो है 7 दिनों के अंदर, यानी 7 दिनों पे बनता है, और C2H लगभग 3 साल पे बनता है। फिर मैंने आपको इसका केमिकल फॉर्मूला बताया और इसके नाम बताए, एलाइड, बेलाइड, सेलाइड, फिलाइड। C3H को एलाइड बोलते हैं, C2H को बेलाइड बोलते हैं, C3A को सिलाइड बोलते हैं, C4AF को फिलाइड बोलते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि कितनी क्वांटिटी में बनते हैं। C3A 4 से 14%, C4AF 10 से 18%, C3H 45 से 65%, C4AF 15 से 35%। फिर मैंने आपको बताया कि एक काम क्या है, C3H C4AF का काम क्या है। C3H C4AF का काम क्या होता है, सेटिंग टाइम को कंट्रोल करना। C3H C2H का काम क्या होता है, मेन स्ट्रेंथ को कंट्रोल करना। जैसे क्विक सेटिंग के लिए ज्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, C3H। वैसे अर्ली स्ट्रेंथ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, C3H। अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, C2H। बेस सीमेंटिंग कंपाउंड कौन सा है, C3H। पूरे सीमेंटिंग कंपाउंड कौन सा है, C4AF। वाटर से सबसे पहले रिएक्ट करने वाला कंपाउंड कौन है, C3A। रेट ऑफ हाइड्रेशन की बात करें तो C4AF, C3H, C3H, C2H। रेट ऑफ स्ट्रेंथ की बात करें तो C3H, C2H और C3A, C4AF। सबसे कम C4AF देता है। रेट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन की बात करें, यानी ज्यादा हीट कौन देता है, C3A। कितना देता है, 865 जूल पर ग्राम। उससे कम कौन सा देता है, C3H देता है 500 जूल पर ग्राम। उससे कम कौन सा देता है, C4AF 420 जूल पर ग्राम। सबसे कम कौन सा देता है, 260 जूल पर ग्राम, C2H। इनको आप कैलोरी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 4.18 से डिवाइड करके। एनर्जी का ही यूनिट है दोनों, जूल बोल लीजिए या कैलोरी बोल लीजिए, जिसमें भी एग्जाम में आएगा उस हिसाब से आप कन्वर्ट करके बता सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि कहानी बताई कि इसके अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का भी फॉर्मेशन होता है, CSH जल का भी फॉर्मेशन होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ज्यादा अगर बनेगा तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि वो वाटर में सॉल्युबल होता है। वाटर में घुल के बाद में स्ट्रक्चर से बाहर निकल जाएगा, खाली जगह होगा, सिंके जा सकता है, स्ट्रक्चर फेल हो सकता है। या फिर आप ऐसे समझिए, एक फायदा भी है इसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर बन रहा है, COH बन रहा है, क्या फायदा है, अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा तो पीएच वैल्यू ज्यादा होगी, यानी बेसिक नेचर का होगा, और इस वजह से कोरोजन के चांसेस, स्टील के साथ कोरोजन के जो चांसेस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। ये फायदा आप देख सकते हैं, बाकी नुकसान। फिर मैंने आपको बताया कि सीमेंट में कितना वाटर मिलाएंगे तो केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होगा, यानी प्रॉपर केमिकल रिएक्शन होगा। वो मैंने बताया 23%, जेल फोर्स के लिए 15%, टोटल 38%। कंप्लीट हाइड्रेशन, कंप्लीट केमिकल रिएक्शन के लिए वाटर जो चाहिए वो 38% चाहिए। ये पूरा फंक्शन रहा आपका पोर्टलैंड सीमेंट का। आज के लिए बस इतना ही रखेंगे हम लोग, पूरा फंक्शन समझा हमने आज। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, टेस्टिंग ऑफ सीमेंट। 3 पार्ट में मैं बांट रहा हूँ इसको, 4 पार्ट में, एक्चुअली 4 पार्ट में सीमेंट चैप्टर को बांट रहा हूँ। एक पार्ट जो वो कंप्लीट हो गया, फंक्शन ऑफ सीमेंट पूरा कवर हुआ, समझ में आया कैसे काम कर रहा है। दूसरा जो पार्ट होगा हमारा वो होगा टेस्टिंग ऑफ सीमेंट, कौन कौन से टेस्ट होंगे। तीसरा जो पार्ट होगा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, और जो चौथा पार्ट होगा हमारा लास्ट का, टाइप्स ऑफ सीमेंट। इस तरीके से हमने सीमेंट को बांट दिया है। तो अभी एक पार्ट कवर किया, कल हम लोग सेम टाइम पे 8 से 10 फिर से मिलेंगे हम लोग, और दूसरे पार्ट को कवर करेंगे, सीमेंट में दूसरे पार्ट को कवर करेंगे। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए। एग्जाम आने वाले, बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं, गेट, ESC, SSC, JEE, आपका UPPSC, AE, और यूपी में जल निगम की भी वैकेंसी आने वाली है। ये सारे वैकेंसी भी आने वाले हैं और एग्जाम भी होने वाले हैं। तो प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी करते रहिए सारे सब्जेक्ट का। बाकी तो मैं यहाँ पे BMC आपसे करा ही रहा हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं हम लोग। तो आप, मेरा फिर से आपको बता दे रहा हूँ, मेरा कोड यूज कर सकते हैं। अगर आप अनअकैडमी पे कहीं कोई कोर्स ले रहे हैं या आपका कोई दोस्त ले रहा है तो उसे आप मेरा कोड बता सकते हैं, 10% का डिस्काउंट होगा। बाकी फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने ज्वाइन किया। फिर कल मिलेंगे इसी टाइम पे 8 से 10।
थैंक यू सो मच।